ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड सू जिनजिंग को देखते हैं। वो ड्रीम देख रही होती है कि वो अपने क्रश को एक लव लेटर दे रही है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती हैं, उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया है। और वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल जाते हुए वो एक लड़के को देखती है जो बहुत सारा खाना खा रहा होता है। सू जिनजिंग उससे पूछती है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। वो रिप्लाई करता है, क्यों? वो कहती है, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगी। उसी मोमेंट वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहां वो गिरते हैं वहां एक शॉपकीपर के बैनर पर ग्लू लगा होता है, जिससे वो दोनों वहां चिपक जाते हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में सू जिनजिंग अपने क्रश को देखती है और उसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तभी एक लड़का गाओजान आगे आता है और कहता है, सप्लाई रूम में कुछ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्स हैं, वहां जाकर चेंज कर लो। दोनों सप्लाई रूम में जाते हैं, लेकिन लड़के कांग जियावे को अपने साइज का यूनिफॉर्म नहीं मिलता। तभी सू जिनजिंग की क्लासमेट, जिसका नाम भी सू जिनजिंग है, वहां आती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? कांग जियावे जवाब देता है, हम एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लेने आए थे, लेकिन मेरे साइज का कोई नहीं है। तो सू जिनजिंग उसे यूनिफॉर्म ढूंढने में हेल्प करती है। अगले सीन में सू जिनजिंग को पता चलता है कि कांग जियावे उसका क्लासमेट है जिसने आज ही ज्वाइन किया है। क्लास में उन दोनों को एक साथ बैठा दिया जाता है। शुरू में सू जिनजिंग को यह पसंद नहीं आता, लेकिन जब कांग जियावे उसके रिपोर्ट कार्ड पर मार्क्स ठीक करने में हेल्प करता है तो उसे उसके बगल में बैठना अच्छा लगने लगता है। बाद में वो कांग जियावे को एक स्टिकर देती है जो उसने खुद बनाया था और जिसके बैक पर साइन किया था, ये कहते हुए, अगर मैं फेमस हो गई तो इसकी बहुत वैल्यू होगी। कांग जियावे को पहले ही नजर में दूसरी वाली सू जिनजिंग पसंद आने लगती है। लंच के दौरान वो उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि सू जिनजिंग को बास्केटबॉल प्लेयर्स पसंद है। वो उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट भी नोटिस करता है जो उसे एक प्रीवियस सीन की याद दिलाता है जहां वो फिट था और सू जिनजिंग के साथ बैठा था। उस टाइम उसने भी एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जो उसने खुद बनाया था। ये सोचकर कांग जियावे बहुत हैप्पी हो जाता है। बाद में वो गाओजान की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो बास्केटबॉल खेलने में अच्छा है। अगली मॉर्निंग एक बास्केटबॉल मैच होता है। सू जिनजिंग कांग जियावे की हेल्प से टेस्ट में चीट करती है ताकि वो जल्दी फिनिश कर सके। फिर वो मैच देखने के लिए अपनी मॉम के होटल से चाय लेकर आती है। ब्रेक के दौरान वो गाओजान को चाय देने जाती है, जहां दूसरी सू जिनजिंग भी उसे कुछ देती है। हालांकि गाओजान चाय पी लेता है और उसे पीने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी जगह कांग जियावे को मैच खेलने भेज देता है, लेकिन जैसे ही कांग जियावे लास्ट बास्केट करने वाला होता है, वो शू जिनजिंग से टकरा जाता है और उस पर गिर जाता है, जिससे वो मैच हार जाते हैं। जो लेटर शू जिनजिंग के पास था वो भी वहीं गिर जाता है। घर पर शू जिनजिंग की मॉम उसे बताती हैं, चाय में एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जिससे डाइजेशन इश्यूज होते हैं। अपनी मिस्टेक का एहसास होने पर शू जिनजिंग अगली मॉर्निंग गाओजान से अपोलोजाइज करती है। जब कांग जियावे क्लासरूम में जाता है तो उसे अपनी बुक्स में वो लेटर मिलता है, लेकिन एक क्लासमेट उसे छीन लेता है। शू जिनजिंग भी वहां आ जाती है और उसके हाथ से लेटर छीनने की कोशिश करती है। इसी स्ट्रगल के दौरान टीचर आ जाती हैं और लेटर ले लेती हैं और शू जिनजिंग को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती हैं, इस लेटर के बैक पर XJJ लिखा है, जिसका मतलब है कि ये लेटर तुमने लिखा है। टीचर उससे पूछती हैं, तुमने ये लव लेटर किसके लिए लिखा है? वो कांग जियावे का नाम ले लेती है। कांग जियावे भी वहां जाता है और उसे बचाने के लिए कहता है, हाँ, ये लव लेटर मेरे लिए लिखा गया था। टीचर कहती है, शू जिनजिंग, तुम्हें एक सेल्फ इंस्पेक्शन ऐसे लिखना होगा। अगले दिन स्कूल जाते समय शू जिनजिंग गलती से स्टॉप सिग्नल पर रोड क्रॉस कर लेती है और ट्रैफिक ऑफिसर उसे रोक लेता है, जो उसे कहता है, ये फ्लैग पकड़ो। जब वो वहां खड़ी होती है, कांग जियावे उसे देख लेता है और उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। पिक्चर्स लेते लेते वो भी स्टॉप लाइन क्रॉस कर जाता है। कांग जियावे फ्लैग पकड़ लेता है और दोनों बात करने लगते हैं और ये पता लगाने का डिसाइड करते हैं कि लेटर किसने लिखा था। स्कूल में टीचर शू जिनजिंग से कहती हैं, अपना सेल्फ इंस्पेक्शन ऐसे जोर से पढ़ो। वो पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन कांग जियावे खड़ा हो जाता है और कहता है, मैम, मैं इससे अग्री नहीं करता। टीचर पूछती हैं, तुम क्या चाहते हो? वो कहता है, अगर ये पढ़ेगी तो इसकी आवाज से मेरे कान में दर्द होने लगेगा। पूरी क्लास हंसने लगती है और टीचर उसे कहती हैं, चुपचाप बैठो। गाओजान खड़ा होता है और कहता है, मैम, ये उसका पर्सनल मैटर है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर वो पढ़ना चाहेगी तो पढ़ेगी, वरना नहीं पढ़ेगी। टीचर मान जाती हैं। शू जिनजिंग बाद में गाओजान से पूछती है, क्या तुम ये पता लगाने में हेल्प कर सकते हो कि लेटर किसने छोड़ा था? गाओजान अग्री हो जाता है, लेकिन कहता है, मुझे कहीं जाना है और पहले जिनजिंग को घर ड्रॉप करना है। इससे वो दोनों बहुत जेलस हो जाते हैं। बाद में गाओजान और कांग जियावे टीचर की डेस्क पर लेटर ढूंढने के लिए स्टाफ रूम सर्च करते हैं।
उन्हें लेटर मिल जाता है और वो उस पर गोल्डन फिंगरप्रिंट्स नोटिस करते हैं। तभी टीचर आ जाती हैं, लेकिन वो पकड़े जाने से पहले निकल जाते हैं। वो बच निकलने पर रिलीव्ड फील करते हैं। अगले दिन शू जिंगजिंग को मैथ टीचर बुलाते हैं, जो उसे एडवाइस करते हैं सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर अपनी स्टडीज पर फोकस करो। शू जिंगजिंग अपनी फ्रेंड्स को बताती है, टीचर ने मुझे कराटे क्लासेस छोड़ने और स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहा है। उसकी फ्रेंड कहती है, गाओ झां से बात करो। हालांकि गाओ झां हेल्प करने से मना कर देता है। शू जिंगजिंग उसे चैलेंज करती है, चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा उसका डिसीजन माना जाएगा। गाओ झान अग्री नहीं होता और चला जाता है। शू जिंगजिंग कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अगले दिन हम दूसरी शू जिंगजिंग को देखते हैं, जिसे हम अब से सिर्फ जिंगजिंग कहेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिंगजिंग को कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो पार्किंग लॉट में डांस करना स्टार्ट कर देती है, जहां एक लड़का ऑड एंगल से उसकी फोटो ले रहा होता है। कंग जावेई ये नोटिस कर लेता है और फाइट शुरू कर देता है। जिंगजिंग गाओ झां को कॉल करती है, जो वहां पहुंचकर कंग जावेई की फेक सिक्स पैक शर्ट फाड़ देता है और पूछता है, अब तुम ठीक हो? कंग जावेई रिप्लाई करता है, हाँ अब मैं सांस ले सकता हूँ। गाओ झान एक्सप्लेन करता है, मैं जिंगजिंग को घर ड्रॉप कर रहा था क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और स्ट्रेंज एंगल से उसकी पिक्चर्स ले रहा है। जिंगजिंग पूछती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो जवाब देता है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। बाद में शू जिंगजिंग को पता चलता है कि गाओ झान चला गया है और वो बहुत सैड फील करती है। वो रोते हुए घर जा रही होती है, तभी बारिश होने लगती है। वो एक जगह खड़ी हो जाती है और जब आगे देखती है तो उसे कंग जावेई भी आता हुआ दिखाई देता है। वो भी थोड़ा सैड लग रहा होता है। दोनों एक साथ बैठकर खाते हैं। खाने के बाद जब कंग जावेई पेमेंट के बाद बिल देखता है तो वो उस पर वही गोल्डन कलर्ड फिंगरप्रिंट का मार्क नोटिस करता है। बाद में कंग जावेई सारी प्रीवियस पिक्चर्स देखता है। वो ऑब्जर्व करता है कि बास्केटबॉल मैच और डांस प्रैक्टिस के दौरान जिंगजिंग के हाथों में गोल्डन कलर्ड फ्लावर्स थे। ये देखकर वो कहता है, इन लड़कियों में से कोई एक जरूर इन्वॉल्व्ड है। अगले दिन वो शू जिंगजिंग को सब कुछ बताता है और गोल्डन कलर्ड फ्लावर्स लेकर आता है। वो उसे पिक्चर्स भी दिखाता है जिसमें जिंगजिंग ने गोल्डन कलर्ड फ्लावर्स पकड़े हुए हैं। वो कहती है, ये जिंगजिंग हो सकती है, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। कंग जावेई कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। वो जवाब देती है, मैंने पता लगा लिया, तुम उसे पसंद करते हो। बाद में घर पर कंग जावेई सभी लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करना शुरू कर देता है। उसे एक लड़की का पोस्ट किया हुआ वीडियो मिलता है, जहां वो अपनी विक्ट्री के बारे में बात कर रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक लड़की आगे आती है और कहती है, देखो मुझे एक लेटर मिला। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन वो उस लड़की के पास जाते हैं और कंग जावेई कहता है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया देखा, तुम बहुत अच्छे वीडियोस पोस्ट करती हो। क्या तुम मेरे साथ वो फुल वीडियो शेयर कर सकती हो जिसमें तुम्हें लेटर मिला था? सबको लगता है कि वो लेटर हम दोनों के लिए है। लड़की उसे वीडियो दे देती है। तभी गाओ झां आता है और शू जिंगजिंग को बुलाता है तो कंग जावेई चला जाता है। गाओ झां शू जिंगजिंग से अपोलोजाइज करता है, मैं उस दिन एक अर्जेंट काम की वजह से चला गया था। शू जिंगजिंग उसे कहती है, हमें फिर से कम्पीट करना होगा, और चली जाती है। बाद में शू जिंगजिंग और कंग जावेई वीडियो देखते हैं। वो देखते हैं कि जब लेटर मिलता है तो कोई उसे पढ़ता है और कहता है, ये एक लव लेटर है। आखिर में उन्हें पता चलता है कि लेटर पर XJJ साइन किया हुआ है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये शू जिंगजिंग है। फिर लड़की जिंगजिंग से पूछती है, शू जिंगजिंग तुम्हारी नेबर है ना? क्या तुम बता सकती हो कि उसने ये लेटर किसके लिए लिखा होगा? सभी लड़कियां कहती हैं, ये कंग जावेई के लिए ही होगा। जिंगजिंग अग्री करती है, हाँ ये पॉसिबल है। ये वीडियो देखने के बाद वो रोती है और उस लड़की के पास भागती है जिसने लेटर पढ़ा था। लड़की कहती है, ये लेटर जरूर कंग जावेई के लिए होगा, और शू जिंगजिंग उसे थ्रेटन करती है। लड़की पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कंग जावेई जवाब देता है, हम दोनों से अपोलोजाइज करो। लड़की जोर से सॉरी चिल्लाती है और भाग जाती है। बाद में शू जिंगजिंग और कांग जावेई एक जगह बैठे होते हैं। शू जिंगजिंग काफी सैड लग रही होती है। कांग जावेई उसे एक तरफ खींचता है और उसे मोटिवेशन देता है। अब वो हैप्पी फील करती है। वो उसकी पिक्चर लेती है, उसे एडिट करती है और कहती है, जब तुम स्मार्ट हो जाओगे तो बहुत हैंडसम लगोगे। फिर वो ऐड करती है, फ्यूचर में तुम मुझे पढ़ाना और मैं तुम्हें स्मार्ट बनाऊंगी। अगले दिन जिंगजिंग आती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम एक बार मेरे साथ बाहर चलोगी? वो अग्री हो जाती है, लेकिन जिंगजिंग जो कह रही है उसे सुनती नहीं है। फिर जिंगजिंग अपोलोजाइज करती है, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था। शू जिंगजिंग जवाब देती है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया है, लेकिन इस बार मैं नहीं करूंगी, और चली जाती है। जिंगजिंग को तब अपना पास्ट याद आता है जब वो शू जिंगजिंग के पास आई थी और पूछा था, क्या तुम मुझे कराटे सिखाओगी? लेकिन उसने मना कर दिया था। तभी पीछे से कांग जावेई आता है। जिंगजिंग उससे अपोलोजाइज करती है, लेकिन वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ,
तुम हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करोगी। अगले दिन शू जिनजिंग को कांग जियावे को ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है। उसे एक्सरसाइज करवाती है। वो उसे एक वॉच देती है और कहती है, इस तरह मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो। जॉगिंग करते समय कांग जियावे कुछ लोगों को बैठे हुए गेम्स खेलते हुए नोटिस करता है। वो उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। अपनी वॉच एक आदमी को दे देता है ताकि शू जिंगजिंग को उसकी हार्ट रेट डेटा मिलती रहे। शू जिंगजिंग कॉल करके पूछती है, तुम इतनी स्लोली जॉगिंग क्यों कर रहे हो? वो जवाब देता है, हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हेलो, और कॉल काट देता है। शू जिंगजिंग पीछे से आती है, उसका कान पकड़ती है और उसे जॉगिंग करने के लिए फोर्स करती है। घर पर कांग जियावे शू जिंगजिंग को ऑनलाइन टेस्ट में हेल्प कर रहा होता है। वो कहता है, अपना फेस दिखाओ, क्योंकि वो दूसरी तरफ फेस करके बैठी होती है। वो जवाब देती है, मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि तुम मेरी अगली पिक्चर ले लोगे। वो आखिर में अपना फेस दिखाने के लिए मुड़ती है और कांग जियावे कहता है, ठीक है, अब वापस मुड़ो और अपने टेस्ट पर फोकस करो। जब वो टेस्ट दे रही होती है, कांग जियावे को एक कॉल आता है और वो चला जाता है। शू जिंगजिंग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर चली जाती है और अपनी जगह एक स्टफ्ड बेयर रख देती है। कांग जियावे उस बेयर को शू जिंगजिंग समझ लेता है। इस बीच शू जिंगजिंग अपने पेरेंट्स के साथ फन कर रही होती है। बेयर गिर जाता है और कांग जियावे पुलिस को कॉल करके कहता है, पढ़ाई करते करते शू जिंगजिंग मर गई है। पुलिस उसके घर पहुंचती है, लेकिन शू जिंगजिंग और उसके पेरेंट्स गाने में इतने बिजी होते हैं कि नोटिस ही नहीं करते। अगले दिन स्कूल जाते समय शू जिंगजिंग देखती है कि कांग जियावे एक जगह बैठा है। वो अपना फेस छिपाकर चली जाती है, लेकिन कांग जियावे उसे बुलाता है और कहता है, तुम्हें इतना बुरा प्रैंक करने में शर्म नहीं आती? वो जवाब देती है, मैंने तो बस कल ही ऐसा किया, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वे आर्ग्यू करते हैं और शू जिंगजिंग कहती है, हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादा जॉगिंग नहीं कर सकते और तुम जानते हो कि मैं ज्यादा स्टडी नहीं कर सकती। वे आखिरकार एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं। शू जिंगजिंग अपनी स्टडीज को लेकर और सीरियस हो जाती है और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। टेस्ट के दिन शू जिंगजिंग के मैथ और चाइनीज के एग्जाम्स होते हैं। मैथ टेस्ट के दौरान टीचर उसे देखती रहती है और शू जिंगजिंग पूछती है, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? टीचर बिना कुछ कहे चली जाती हैं। बाद में जब सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, कांग जियावे शू जिंगजिंग से पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज से ब्रेक दोगी? वो जवाब देती है, क्यों? वो कहता है, तुम्हें भी तो टेस्ट से ब्रेक मिलेगा। शू जिंगजिंग अग्री हो जाती है। अगले दिन शू जिंगजिंग को अपने टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं, जिसमें उसे सिर्फ मैथ में अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, तो वो दुखी होकर चली जाती है। कांग जियावे बाहर जाकर उसे कंसोल करता है। उनकी बातचीत के दौरान उनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे से बेट लगाते हैं। शू जिंगजिंग कहती है, समर वेकेशन के बाद अगर तुमने वेट लॉस कर लिया तो मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगी। कांग जियावे कहता है, अगर तुमने अपना काम खुद किया और कॉपी करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और शू जिंगजिंग अपना स्केड्यूल बनाती है, जिससे उसके पेरेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम एंजॉय करती है। फिर वो कांग जियावे की आईडी चेक करती है और नोटिस करती है कि उसने एक फूड पिक्चर पोस्ट की है, ये सोचकर कि कांग जियावे वेट लॉस नहीं कर सकता। वेकेशन खत्म हो जाती है, लेकिन शू जिंगजिंग अभी भी होमवर्क कॉपी कर रही होती है। ये देखकर कांग जियावे कहता है, तुमने अभी भी कॉपी करना बंद नहीं किया। शू जिंगजिंग स्टन्ड रह जाती है और कांग जियावे को देखती है, जो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हो गया था। वो उसे पहचान भी नहीं पाती। वो चुपके से उसे फॉलो करता है और उसे दूबी कहकर बुलाता है, क्योंकि वो एक बेट हार गई थी। और शू जिंगजिंग रुककर कहती है, मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझे दूबी मत बुलाओ। कांग जियावे उसके पास आकर कहता है, ये सिर्फ एक नाम है, तुमने कहा था मैं वेट लॉस नहीं कर सकता, देखो मैंने कर लिया और तुम हार गई। क्लास में एंटर करने के बाद उनकी सीट्स फिर से चेंज हो जाती हैं, लेकिन शू जिंगजिंग आखिर में कांग जियावे के साथ ही बैठती है, जिससे वो खुश नहीं होती। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है तो वो उनसे पूछती है, जब वो मुझे दूबी बुलाता है तो सब मुझ पर क्यों हंसते हैं? क्या मैं सच में दूबी जैसी दिखती हूँ? उसकी फ्रेंड्स उसे देखने लगती हैं और कहती हैं, नहीं, तुम बिल्कुल भी दूबी जैसी नहीं दिखती। फिर उन्हें एक आइडिया आता है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में हम शू जिंगजिंग को कांग जियावे के पास जाते हुए देखते हैं और वो कहती है, यहाँ बहुत ठंड है, क्या तुम मुझे अपना कोट दे सकते हो? वो उसे अपना कोट देने लगता है, लेकिन फिर वापस खींच लेता है और कहता है, बदले में तुम्हें मेरे फैंस को रोकना होगा। सारी लड़कियां कांग जियावे के पीछे होती हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम हो गया है, लेकिन वो उनसे भागता रहता है। कांग जियावे फिर बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है
अपनी वीकनेस की वजह से उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम को जीत दिलाता है। मैच के बाद सू जिंगजिंग उसे कहीं बैठे हुए देखती है जो बहुत बीमार लग रहा होता है। जैसे ही वो पास आती है, कांग जियावे उठने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। सू जिंगजिंग उसे हेल्प करती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से एक चॉकलेट लेती है और उसे देती है। वो उसे कहती है, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। कांग जियावे उसे इग्नोर करता है और भाग जाता है। बाद में गाओ जन सू जिंगजिंग के पास आता है और पूछता है, कराटे का एक मैच खेलोगी? सू जिंगजिंग अग्री हो जाती है। क्लास में सब कह रहे होते हैं गाओ झां ही जीतेगा, लेकिन कांग जियावे कहता है, अगर सू जिंगजिंग हारी तो मैं तुम्हें कुछ महंगा दूंगा। बाद में सू जिंगजिंग पूछती है, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। कांग जियावे कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। फिर कराटे मैच शुरू होता है जिसमें सू जिंगजिंग जीत जाती है और गाओ झाओ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मैच के बाद कांग जियावे और सू जिंगजिंग एक साथ बैठे होते हैं जब दूसरी क्लास के कुछ लड़के आते हैं और उन्हें टीज करना शुरू कर देते हैं। तुम तो क्वीन बन गई हो। तभी गाओ झान आता है और वो उसे टॉन्ट करते हैं, तुम एक लड़की को नहीं हरा सके। फिर वो फाइट करने लगते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट हम गाओ झान को स्कूल में होने वाले मैचेस के बारे में बात करते हुए देखते हैं। सू जिंगजिंग कहती है कि वो रेस में पार्टिसिपेट करेगी और उसकी फ्रेंड भी कहती है कि वो ज्वाइन करेगी। सू जिंगजिंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि सू जिंगजिंग रेस में भी पार्टिसिपेट करेगी। सू जिंगजिंग के लिए 800 मीटर की रेस करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करती है। लंच के दौरान कांग जियावे पिछले साल की पिक्चर्स देख रहा होता है जब सू जिंगजिंग सेरेमनी होस्ट कर रही थी और गाओ झां उसके बगल में खड़ा था। सू जिंगजिंग उसे बताती है कि उन्हें एक कपल नेम दिया गया था। वो पूछता है, क्या गाओ झान ने इस बार पार्टिसिपेट किया? वो जवाब देती है, नहीं, गाओ झान ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कहता है, ठीक है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और वो उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती है। फिर तीनों फ्रेंड्स कांग जियावे की पिक्चर्स लेते हैं जो बहुत डिफरेंट लग रहा होता है ताकि उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर लगा सके जहां उसने होस्टिंग में पार्टिसिपेट किया था। सू जिंगजिंग घर पर फोटो एडिट करती है। अगले दिन क्लास में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नेम्स अनाउंस किए जाते हैं। सू जिंगजिंग की फ्रेंड उसे अनाउंसमेंट के बारे में बताती है। पहले लड़कियों के नेम्स अनाउंस होते हैं और सू जिंगजिंग जीत जाती है। उसके बाद लड़कों के नेम्स अनाउंस होते हैं जिसमें एक दूसरा क्लासमेट जीत जाता है। इस पर सू जिंगजिंग कहने लगती है, तुम कैसे जीत गए? वो खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है, मैं जीत गया। वो कहती है, टोटल 10,000 किड्स हैं जिनमें से कुछ किड्स ने कांग जियावे को वोट दिया, तो तुम्हें इतने सारे वोट्स कहाँ से मिले? फिर वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है, मैंने अपने वोट्स डबल कर दिए थे। कांग जियावे ये सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है। बाद में जब वो घर लौट रहे होते हैं, कांग जियावे अपना जैकेट सू जिंगजिंग को देता है, जिस पर सू जिंगजिंग कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने डूबी को आजाद कर दिया। ये सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। अगली क्लास में टीचर स्टूडेंट से कहती हैं, इस बार तुम मैराथन जरूर जीतोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सू जिंगजिंग टीचर को जवाब देती है, मैडम, मैं भी मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। टीचर जवाब देती हैं, ये लड़कियों की रेस नहीं है, ये लड़कों की रेस है। गाओ झां भी उसे कहता है, तुम लड़कों की रेस में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहती हो? इस पर वो जवाब देती है, लड़कियां क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? टीचर कहती हैं, मैं तुमसे अग्री करती हूँ कि लड़कियां ये कर सकती हैं और हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। अगले दिन वो मैथ टीचर के पास जाती है और कहती है, हम लड़कियां भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। टीचर उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती हैं, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। सू जिंगजिंग रूम से चली जाती है। अगले दिन वो रेस के लिए कई लड़कियों से सिग्नेचर्स इकट्ठा करने में बिजी होते हैं। टीचर बात करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, आप इतने यंग हैं, आप बच्चों की बातों में कैसे आ सकती हैं? क्या आप नहीं जानती कि लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती? वो जवाब देती हैं, क्यों नहीं कर सकती? बस एक बार उन्हें परमिशन दीजिए और लड़कियां जीत कर दिखाएंगी। उनके बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है। इस बीच कांग जियावे जिंगजिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ सू जिंगजिंग को लड़कियों के नेम्स के साथ टीचर के पास जाते हुए देखा जाता है। टीचर उस पर बहुत गुस्सा होती हैं। उसी मोमेंट कांग जियावे पीछे से एंटर करता है और कहता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। टीचर जवाब देते हैं, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें नॉक करना चाहिए था। फिर वो टीचर से कहता है, सर आपको लड़कियों को भी उनके राइट्स देने चाहिए। टीचर जवाब देते हैं, अपनी होस्टिंग पर फोकस करो। कांग जियावे कहता है, मैं ऐसी जगह होस्ट नहीं करना चाहता जहां लड़कियों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। जाने के बाद वो टीचर को कड़े शब्दों में जवाब देता है और अपनी होस्टिंग ड्यूटीज भी छोड़ देता है। सू जिंगजिंग उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया और अब तुम जिंगजिंग से क्या कहोगे? कांग जियावे घर पर अपने एक्शंस पर सोचता है।
मैंने ऐसा क्यों किया? अगले दिन वो जिंगजिंग के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, जिस पर वो जवाब देती है, तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम एक्सू जिंगजिंग से बहुत अटैच हो। और वो वहां से चली जाती है। बाद में कांग जियावे अपने क्लासमेट के साथ गाओ झान के डैड की फैक्ट्री में जाता है ताकि ओपनिंग सेरेमनी के लिए उनके यूनिफॉर्म्स तैयार हो सके। शुरू में उसके डैड मना कर देते हैं, लेकिन गाओ झान भी आता है और उन्हें कन्विंस करता है, जिसके बाद वो एग्री हो जाते हैं। कांग जियावे उन्हें यूनिफॉर्म सैंपल दिखाता है जो उसने खुद डिजाइन किया था। वो कहता है, मैं अभी वर्कर से बात करूंगा। फिर स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है, जहां होस्ट्स सू जिंगजिंग और एक दूसरा क्लासमेट होते हैं। गाओ झान को उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी कार रास्ते में खराब हो गई है। इससे गाओ झान वरीड हो जाता है। इस बीच टीचर आती हैं और पूछती हैं, तुम लोग अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? ओपनिंग सेरेमनी तो शुरू भी हो गई है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि गाओ झान के डैड रास्ते में फंस गए हैं, तो अब उनके यूनिफॉर्म्स कौन लाएगा? टीचर कहती हैं, मैं ले आऊंगी। लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अगर आप सेरेमनी में नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी मोमेंट बास्केटबॉल टीचर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? ये देखकर टीचर हैप्पी हो जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि क्लास 2 की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। उसके बाद क्लास 3 की टर्न है, जो उनकी क्लास है। दोनों होस्ट्स डिसऑर्डर्स रबोते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या करें, क्योंकि बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं। वो सबका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस बीच मैथ टीचर आते हैं और उन्हें डांटते हैं, तुम्हारी क्लास कहाँ है? वो जवाब देते हैं, सर हमें नहीं पता वो कहाँ है। टीचर कहते हैं, तुम लोग कभी डिसिप्लिन नहीं सीखोगे। फिर हम टीचर और बाकी स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल टीचर का वेट करते हुए देखते हैं। जब वो यूनिफॉर्म्स लाता है तो टीचर उसे देखकर हैप्पी हो जाती हैं और स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म्स लेकर चले जाते हैं। बाद में वो अपने यूनिफॉर्म्स में चेंज होकर वापस आते हैं और सभी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर हैप्पी हो जाते हैं। सबने मिनी स्कर्ट्स और शर्ट्स पहनी होती हैं। शू जिंगजिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं था। फिर मैथ टीचर आते हैं और उन्हें डांटते हैं, तुम लोगों ने इतनी शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों पहनी है? प्रिंसिपल इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मार्च करते हैं, मैं एक लड़की हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, और सब वही चैंट करने लगते हैं। बाकी क्लास भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। मार्च के बाद मैथ्स टीचर उन्हें फिर से डांटते हैं। उसी मोमेंट प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लड़कियां रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो उन्हें अलाउड है। ये सुनकर शू जिंगजिंग हैप्पी हो जाती है। रेस के दौरान कांग जियावी के पास उसकी चॉकलेट होती है, जो उसका क्लासमेट खा लेता है। फिर रेस शुरू होती है। ये सिर्फ 100 मीटर की रेस है। कांग जियावे 100 मीटर्स दौड़ता है और रेस दूसरे लड़के को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। शू जिंगजिंग उसे गिरते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग जियावे अस्पताल में एडमिट है और शू जिंगजिंग उसकी केयर कर रही है। कांग जियावे उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी कोई पिक्चर बनाई? इस पर वो उसे इनॉग्रेशन सेरेमनी की पिक्चर दिखाती है, जहां उसने स्कर्ट पहनी थी। फिर वो कहता है, अब जल्दी जाओ और मुझे दिखाओ कि मेरी क्लास कैसे जीतती है, और लाइव स्ट्रीमिंग करना। तो वो बाहर जाती है और पूरे गेम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। सभी गेम्स खत्म होने के बाद उनकी क्लास के 3 पॉइंट्स होते हैं और दूसरी क्लास के भी 3 पॉइंट्स होते हैं। लास्ट गेम शू जिंगजिंग की टर्न होती है। कांग जियावे उसे भेजता है, अब लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो, क्योंकि पूरा मैच तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम जीती तो हमारी क्लास जीत जाएगी। ये सुनकर वो अपनी रेस में पार्टिसिपेट करने जाती है। उसी समय उसकी टीचर भी रेस में पार्टिसिपेट करने आती हैं। वो टीचर से पूछती है, मैम आप क्यों आई हैं? टीचर जवाब देती हैं, सर ने कहा कि लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो मैं भी आ गई। ये सुनकर वो अपनी टीचर को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और रेस शुरू होती है। अचानक कुछ लड़कियां शू जिंगजिंग के सामने आ जाती हैं ताकि वो आगे ना बढ़ सके, और दूसरी क्लास की एक और लड़की उससे आगे निकल जाती है। उसी मोमेंट कांग जियावे एक बाइसिकल पर आता है और कहता है, उन्हें साइड करो और आगे बढ़ो। ये सुनकर शू जिंगजिंग दूसरी लड़की को पुश करके आगे बढ़ती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। इस वजह से उसे थोड़ी इंजरी हो जाती है। कांग जियावे उसे उठने में हेल्प करता है और वो फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। फिनिश लाइन पर कई बच्चे उनका वेट कर रहे होते हैं। पहले दूसरी क्लास की लड़की लाइन तक पहुंचती है, उसके बाद शू जिंगजिंग। जब दोनों फिनिश लाइन के पास होते हैं तो सभी बच्चे उन्हें चीयर करते हैं, तुम कर सकती हो। आखिर में शू जिंगजिंग विनर बन जाती है। विनर बनने के बाद वो वहीं कोलैप्स हो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और बास्केटबॉल टीचर कहते हैं, उसे जल्दी से फर्स्ट एड में ले जाओ। गाओ झान उसे उठाता है और ले जाने लगता है। उसका चेकअप होने के बाद नर्स कहती है, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है, बाकी सब चले जाएं। इस पर कांग जियावे गाओ झान से कहता है, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? इस पर गाओ झान जवाब देता है, मुझे माम के ऑफिस जाना है, तुम क्यों नहीं रुक जाते? और बाकी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। कांग जियावे शू जिंगजिंग के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी एक पिक्चर दिखाता हूँ। फिर वो उसे एक पिक्चर दिखाता है जहाँ गाओ झान शू जिंगजिंग को उठाए हुए है।
वो पिक्चर को ध्यान से देखती है और कहती है, तुम्हें तो पिक्चर्स लेना भी नहीं आता, देखो मेरे पैर कितने मोटे लग रहे हैं। इस पर वो कहता है, ठीक है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वो कहती है, नहीं डिलीट मत करना, बस मुझे सेंड करना याद रखना। अगले दिन सब अपने प्राइजेस रिसीव कर रहे होते हैं। वे दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को टीज करते हैं, चलो जोर से कहो क्लास 3 इज द बेस्ट, क्लास 3 इज द बेस्ट। दूसरी क्लास ये चैंट करने लगती है और जब वो और जोर से चिल्लाते हैं तो वो कहते हैं, ठीक है अब स्माइल भी करो। तभी मैम आती हैं और कहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ से जाओ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मैम उन्हें ट्रीट दे रही हैं और कहती हैं, कांग्रेट्स टू क्लास 3 एंड एक्सू जिंगजिंग, जिन्होंने लड़कियों को जीत दिलाई और उनका हक हासिल किया। उसी मोमेंट बास्केटबॉल कोच भी आते हैं और कहते हैं, मैं लेट हो गया। स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, ओ मैम और सर एक साथ। मैम थोड़ा ब्लश करती हैं। फिर सब खाना शुरू कर देते हैं। बाद में जब कांग जियावे और सू जिंगजिंग एक साथ घर जा रहे होते हैं, सू जिंगजिंग उससे पूछती है, तुम इतनी जल्दी इतने स्मार्ट कैसे हो गए? क्या तुम स्मार्ट बनने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो? वो जवाब देता है, नहीं मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता, मैं बस कम खाता हूँ और ज्यादा प्रोटीन लेता हूँ, बस इतना ही। लेकिन सू जिंगजिंग उस पर बिलीव नहीं करती। अगले दिन वो गाँव जहाँ के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक इन्वेस्टिगेशन करोगे? वो पूछता है, कैसी इन्वेस्टिगेशन? वो कहती है, तुम्हें कांग जियावे पर नजर रखनी है, वो कितना खाता है, क्या करता है और वो इतना स्मार्ट कैसे हो गया। वो जवाब देता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो मेरे पास आना, वरना मत आना। बाद में जब गाँव जहाँ चला जाता है, जिंगजिंग आती है। वो उससे कहती है, मेरा कजिन तुमसे कराटे सीखना चाहता है, तुम उसे क्यों नहीं सिखाते? वो एग्री हो जाता है और कहता है, चलो कल मिलते हैं। ये सब सुनकर सू जिंगजिंग जल्दी से कांग जियावे के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। कांग जियावे कहता है, तो इसमें गलत क्या है? वो जवाब देती है, प्रॉब्लम ये है कि जिंगजिंग का कोई कजन है ही नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि उसका कजन कराटे सीखना चाहता है। अगले दिन सू जिंगजिंग एक फेक पोनीटेल विग पहनकर पार्क में जाती है, जहां वो और कांग जियावे गाओ जन और जिंगजिंग पर स्पाई करते हैं। वे देखते हैं कि जिंगजिंग अपना हाथ गाओ झां की वेस्ट पर रख रही है। कांग जियावे और सू जिंगजिंग जल्दी से उनकी तरफ भागते हैं। वे पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों? कांग जियावे कहता है, सू जिंगजिंग मुझे यहाँ जॉगिंग के लिए लाई थी। फिर गाओ झां उन्हें बताता है, जिंगजिंग मुझसे कराटे के बारे में पूछने आई थी। ठीक है, तो हम दोनों उसे कराटे डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। और फिर सू जिंगजिंग अपना हाथ उसकी वेस्ट पर रखने लगती है। उसी मोमेंट जिंगजिंग कहती है, मेरा कजन तुमसे फेस टू फेस सीखेगा। फिर दिखाया जाता है कि वो एक जगह जाते हैं और सारे गेम्स खेलते हैं। गेम्स खेलने के बाद वो सोचते हैं, चलो डिनर करते हैं। सू जिंगजिंग कहती है, जो जगह मैंने बुक की है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए है। गाओ झां उससे कहता है, चलो कहीं और चलते हैं जहां हम चारों बैठ सकें। फिर वो सब खाने के लिए एक जगह पहुंचते हैं। वहां सब खाना शुरू कर देते हैं। कांग जियावे कुछ और लेने जाता है और सू जिंगजिंग खाने में कुछ ऐड करने के लिए कुछ खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन खोल नहीं पाती। जब वो ज्यादा फोर्स लगाती है तो वो उसके फेस पर गिर जाता है। गाओ झां उसे एक टिश्यू देता है और वो अपना फेस पोंछती है, लेकिन उसके फेक हेयर गिर जाते हैं। वो एम्बैरस हो जाती है और वहां से भाग जाती है। कांग जियावे भी ये देखता है और उसके पीछे जाता है। उसके फेक हेयर को देखकर वो पूछता है, ये क्या है? वो कहती है, बस इसे फेंक दो। फिर जब वो घर जा रहे होते हैं, वो एक जगह बैठते हैं और कांग जियावे को अपनी ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए कह रही होती है। कांग जियावे बहुत हैप्पी फील करता है। अगले दिन वो उस कॉफी शॉप में उससे मिलने जा रहा होता है। लड़की कहती है, मैं दूसरे टेबल पर बैठी हूँ। वो रेडी होकर टेबल की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि वहां गाओ झन को देख लेता है। उसे देखकर कांग जियावे भाग जाता है। बाद में वो एक्सू जिंगजिंग को सब कुछ बताता है और एक्सू जिंगजिंग बहुत हंसती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल आए हैं। मैथ टीचर मिस्टर जाओ पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, हमने वो वीडियो देखा जहां मिस कह रही थी कि आप सभी को डेट करना चाहिए। क्या वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे अब डेट करना शुरू कर दें? फिर एक और पेरेंट कहता है, मिस को अभी यहाँ बुलाइए। जब मिस आती हैं तो पेरेंट्स उन्हें बहुत डांटने लगते हैं। मिस कहती हैं, मेरा मतलब वैसा नहीं था, आपने गलत समझा। उसी मोमेंट सभी स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं। टीचर उन्हें डांटते हैं, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? क्या तुम्हारी क्लासेस नहीं चल रही? फिर पीछे से प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, रुकिए, स्टूडेंट्स को यहीं रहने दीजिए। फिर वो बैठते हैं और कहते हैं, मैं अग्री करता हूं कि मिस के पास दूसरे टीचर्स के मुकाबले कम एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छी टीचर नहीं है। हालांकि पेरेंट्स हर चीज के लिए मिस को ब्लेम करते रहते हैं। उसी मोमेंट सू जिंगजिंग अपनी मदर से कहती है, मॉम बस करो, ये मिस की फॉल्ट नहीं है।
प्रिंसिपल फिर कहते हैं, क्या होगा अगर ये स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स स्कोर करें? ये सुनकर सू जिंगजिंग की मदर कहती हैं, ठीक है फाइन। फिर गाओ ज़ां कहता है, हम टॉप 3 में आएंगे। ये सुनकर उसकी मदर बहुत हैप्पी हो जाती हैं। बाद में जब मिस क्लास में आती हैं तो सभी स्टूडेंट्स बहुत साद होते हैं। मिस कहती हैं, इट्स ओके। उसी मोमेंट सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, मिस हम आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स सू जिंगजिंग की मदर की शॉप पर बैठे होते हैं, जहां सू जिंगजिंग की मदर उन्हें खाना और ड्रिंक्स दे रही होती हैं। जब सभी स्टूडेंट्स अपने ब्रेक के बाद जा रहे होते हैं, सू जिंगजिंग भी जाने लगती है। कंग जियावे उसे बैठने के लिए कहता है और उसे फिर से मैथ एक्सप्लेन करने लगता है, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो फिर से भूल जाती है। फिर वो कंग जियावे से कहती है, मैंने तुमसे अभी ये सिंपल क्वेश्चन समझा था और अब मैं भूल गई। जवाब में कंग जियावे पूरी क्लास को वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है। सू जिंगजिंग पूरी रात अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करती है ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिल सके। फिर वो ऑनलाइन टेस्ट देती है जिसमें वो अच्छा स्कोर करती है। वो इस बात से हैप्पी होती है। अगले सीन में क्लास में एक सिंपल टेस्ट हो रहा होता है और वो सू जिंगजिंग एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती। वो क्लास से चली जाती है और कंग जियावे उसके पीछे बाहर जाता है। वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो उसे बताती है, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन इतनी बार दिखाया तो अब मैं इसे क्यों नहीं कर पा रही हूँ? वो कहता है, तुम इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, तुमने मुझे ये 4 बार दिखाया। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स क्लास में अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट के बाद जब सू जिंगजिंग बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है, वो क्वेश्चन कैसा था? सू जिंगजिंग कहती है, मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछो। फिर वो पूछती है, तुम्हारा पेपर कैसा गया? उसकी फ्रेंड जवाब देती है, मुझे नहीं पता कैसा गया, अब मुझे बस मिस को बचाना है। तभी गाओ ज़न आता है और सू जिंगजिंग की फ्रेंड चली जाती है। गाओ ज़न उसे बताता है, तुमने मुझे कंग जियावे पर नजर रखने के लिए कहा था, ये देखने के लिए कि वो कितना खाता है। कंग जियावे बिल्कुल नहीं खाता, वो बस खाने का नाटक करता है। अगले सीन में सू जिंगजिंग कंग जियावे को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहां बहुत सारा फूड होता है। कंग जियावे फूड लेता है और सू जिंगजिंग उसे देखती है। कंग जियावे फूड उठता है और उसकी प्लेट खाली होती है। वो देखती है कि उसने फूड कहाँ फेंका और जब वो वापस आता है तो वो थोड़ा सा फूड खाता है और कहता है, मेरा पेट भर गया। सू जिंगजिंग कहती है, मेरा पेट नहीं भरा और तुम्हें और खाना चाहिए। कंग जियावे कहता है, नहीं मेरा पेट भर गया है। फिर वो उसे एक चिकन का पीस ऑफर करने लगती है और वो कहता है, मैं तुम्हें एक नए तरीके से चिकन खिलाने जा रहा हूँ। वो कहती है, नहीं तुमने कुछ नहीं खाया, पहले तुम मुझे बातों में डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और फिर तुमने अपना फूड वापस अपनी प्लेट में रख दिया। अगले सीन में कंग जियावे एक जगह बैठा होता है। सू जिंगजिंग उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम ऐसे ही खत्म हो जाओगे। वो जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं होगा। वो कहती है, मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। उसके हाथ में एक सैंडविच होता है जो वो कंग जियावे को ऑफर करती है। कंग जियावे उसे नहीं लेता। वो एक्सप्लेन करती है, ये बहुत अच्छा सैंडविच है, इसमें सारे प्रोटीन्स हैं और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो तुम्हें फैट बनाएगा। तुम्हें 500 कैलोरीज खाने की जरूरत है। और इसके साथ ही वो कंग जियावे को कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करने और फूड खाने के लिए भी कन्विंस करती है। अगले दिन सबको अपनी टेस्ट शीट्स मिलती हैं और सू जिंगजिंग के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ मिस से कहते हैं, सू जिंगजिंग ने चीट किया है। उसे फिर स्टाफ रूम में बुलाया जाता है। टीचर उससे पूछती हैं, तुम टेस्ट के दिन मेरी टेबल पर क्यों आई थी? जिस पर वो जवाब देती है, सर मैं यहाँ चीट करने नहीं आई थी, मैं पेपर एक्सचेंज करने आई थी क्योंकि मुझे गलत पेपर मिल गया था। फिर मिस उसे क्लास में वापस भेज देती हैं। क्लास में वापस आने के बाद सू जिंगजिंग वरिड होती है कि उसकी वजह से मिस को स्कूल से एक्सपेल किया जा सकता है। तभी मिस क्लास में एंटर करती हैं और स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम क्या हमारे ग्रेड्स आ गए हैं? मिस जवाब देती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। स्टूडेंट्स ये सोचकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि उन्हें 2nd या 3rd ग्रेड, शायद 1st प्लेस मिला होगा, लेकिन मिस कहती हैं 4th ग्रेड। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप बैठ जाते हैं और मिस कहती हैं, सबने मेरी बहुत प्रेज की है, तुम सबने बहुत अच्छे ग्रेड पाए हैं। एक सू जिंगजिंग की फ्रेंड कहती है, मैम हम आपको यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकते। फिर सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। घर आने के बाद सू जिंगजिंग रोने लगती है और अपनी मदर को सब कुछ बताती है। उसकी मदर कहती हैं, मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी और पूछूंगी कि किसने कहा कि मेरी बेटी चीट करती है। अगले दिन सू जिंगजिंग की मदर मिस्टर जाओ के पास जाती हैं और कहती हैं, बताइए आपकी क्लास को कौन सा ग्रेड मिला है? मिस जवाब देती हैं, 4th। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी लिख दिया है। तभी मिस्टर जाओ कहते हैं, उनकी क्लास में एक स्टूडेंट ने चीट किया है। सू जिंगजिंग की मदर एंटर करती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी कभी चीट नहीं कर सकती। बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और सू जिंगजिंग अपनी मदर से कहती हैं, मैम प्लीज यहाँ से चली जाइए, लेकिन उसकी मदर नहीं जाती। फिर मिस्टर झाओ कहते हैं, हाँ आपकी बेटी ने चीट किया है। टीचर और उसकी मदर के बीच तीखी बहस होती है और सू जिंगजिंग कहती है, मैं टेस्ट दोबारा दूंगी। उसकी मदर कहती हैं, सू जिंगजिंग तुम्हें टेस्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सू जिंगजिंग इंसिस्ट करती है, मेरी एक कंडीशन है,
मैं टेस्ट दोबारा दूंगी अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और अगर हमारे ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं तो मिस को एक्सपेल नहीं किया जाएगा। अगले दिन सू जिंगजिंग का एग्जाम होता है और सभी स्टूडेंट्स उसे बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। एग्जाम देने के बाद जब सू जिंगजिंग बाहर आती है तो मिस और सभी स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं और मिस कहती हैं, थैंक्स, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अगले दिन एक स्टूडेंट क्लास में बोर्ड पर 102 लिखता है और अनाउंस करता है, ये सू जिंगजिंग के मार्क्स हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं। तभी टीचर क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, ये इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। फिर कांग जियावे खड़ा होता है और कहता है, सर, आपको सू जिंगजिंग से अपोलोजाइज करना होगा क्योंकि आपने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। टीचर उसे इग्नोर करते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं, जल्दी से अपनी शीट्स निकालो। बाकी स्टूडेंट्स भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम अपनी शीट्स नहीं लाए हैं। टीचर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं, जिस पर प्रिंसिपल उन्हें बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं, आपको कुछ टाइम ऑफ लेना चाहिए। वो पूछते हैं, सर, क्या आप मुझे एक्सपेल कर रहे हैं? प्रिंसिपल जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको क्यों एक्सपेल करूंगा, मैं बस आपको एक ब्रेक दे रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। अगले दिन सू जिंगजिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है और देखती है कि कांग जियावे एक जगह बैठा है तो वो उसके पास जाती है। कांग जियावे उसे देखता है और खाना बंद कर देता है। वो फिर कहती है, आज मैं हैप्पी हूँ, आज तुम खा सकते हो। और फिर ऐड करती है, अभी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें हमारे घर डिनर पर इनवाइट किया है। फिर दोनों सू जिंगजिंग के घर जा रहे होते हैं और सू जिंगजिंग उसे बताती है, मेरा घर बिल्कुल भी क्यूट नहीं है क्योंकि मेरे डैड को फर्नीचर बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्नीचर बनाया। और मेरी मॉम को डेकोरेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उन्होंने घर डेकोरेट किया। वो जवाब देता है, तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस कम कर रही हो सकता है कि ये बहुत क्यूट घर हो। वो फिर कहती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा घर कितना क्यूट है जब तुम वहां जाओगे। जब वो घर पहुंचते हैं तो सू जिंगजिंग के पेरेंट्स खुशी से उनसे मिलने आते हैं। फिर वो सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाते हैं। फिर वो गाने के बारे में सोचते हैं और सब एक साथ गाते हैं। बाद में सू जिंगजिंग कांग जियावे को अपने रूम में ले जाती है और कहती है, तुम्हें हंसना नहीं है? जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है, तुमने अपने घर की बुराई की थी, लेकिन ये तो काफी अच्छा है। फिर वो उसकी वार्डरोब देखने लगता है जहां उसे एक डिजाइनर बुक मिलती है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये पढ़ोगी। वो जवाब देती है, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर जब वो बुक खोलता है तो उसे अपने फादर की एक पिक्चर मिलती है और कहता है, देखो, ये मेरे डैड हैं। सू जिंगजिंग पूछती है, सच में ये तुम्हारे डैड हैं? वो जवाब देता है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। और वो अपना हाथ उसकी आंखों पर रख देती है। वो उसका हाथ अपनी आंखों से मिलियन पर परल हाथ किया देखती है। जीत बीचे पहले घरिया काम करते हैं, वो उसकी बदन कर रहे हैं, वो उसकी बता देता है, बताते हैं, वो उसकी बता पड़ेंदा। अगले दिन जिंगजिंग शू जिंगजिंग के पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरी किसी चीज में हेल्प कर सकती हो? शू जिंगजिंग जवाब देती है, हाँ बताओ। जिंगजिंग कहती है, मेरी मॉम को कन्विंस करो कि मैं सच में इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ और उन पर नजर रखना। फिर वो उसे एक जगह दिखाती है और कहती है, मैं यहाँ डांस करती हूँ। वो एक डांस वीडियो दिखाती है जिसमें उसने मास्क पहना होता है। शू जिंगजिंग पूछती है, तुम मास्क क्यों पहनती हो? जिंगजिंग जवाब देती है, अगर मैं वायरल हो गई तो मेरी मॉम को पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। घर जाने के बाद शू जिंगजिंग उसके लिए एक मास्क बनाती है और अगले दिन वो उसे देती है, जिससे जिंगजिंग बहुत हैप्पी हो जाती है। जिंगजिंग मास्क अपने साथ ले जाती है जब वो अपनी प्रैक्टिस प्लेस पर जा रही होती है और उसकी मॉम उसे फॉलो कर रही होती है। कांग जियावे और शू जिंगजिंग उन्हें देख लेते हैं। फिर वो उसे मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज नहीं पढ़ती। फिर शू जिंगजिंग कहती है, मुझे एक शॉर्टकट पता है। वो फिर शॉर्टकट से भागकर वहां पहुंचती है। तभी जिंगजिंग आती है और कहती है, तुम यहाँ आने में लेट हो गई। और पीछे से उसकी मदर ये सब देख रही होती हैं। फिर वो इंग्लिश में बात करने लगते हैं और शू जिंगजिंग उसे इंग्लिश में कहती है, तुम्हारी मॉम तुम्हें फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट हम गाओ ज़ेन को देखते हैं, जिसकी मदर कहती हैं, मेरी एक मीटिंग है, मैं वहां जा रही हूँ। गाओ ज़ेन भी अपनी मॉम को वहां फॉलो करने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी मदर उसी मॉल में जा रही हैं जहां उसके क्लासमेट के डैड और उसका क्लासमेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी मदर का उसके क्लासमेट के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। फिर दोनों अपने घर के लिए चीजें उठा रहे होते हैं और वो बेड पर लेटे हुए देख रहे होते हैं कि ये कैसा है। अगले दिन गाओ ज़ेन क्लास से एब्सेंट होता है और टीचर आकर पूछती हैं, आज ड्यूटी पर कौन है? स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि आज गाओ ज़ेन की टर्न है, लेकिन वो आज एब्सेंट है। फिर एक लड़का दा पेंग खड़ा होता है और कहता है, मुझे पता है गाओ ज़ेन स्कूल क्यों नहीं आया। स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो क्यों नहीं आया? और वो उन्हें बताता है, उसकी मॉम मेरे डैड को डेट कर रही हैं, इसलिए वो नहीं आया। वो गुस्से में कहता है, गाओ ज़ेन मेरे डैड को पसंद नहीं करता। अगले सीन में गाओ ज़ेन को एक जगह चुपचाप बैठे हुए दिखाया जाता है। शू जिंगजिंग और कांग जियावे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन गाओ ज़ेन कहता है, मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम का फेस नहीं करना चाहता। शू जिंगजिंग पूछती है, तो अब तुम कहाँ रहोगे?
फिर वो कांग जियावे को देखती है। कांग जियावे पूछता है, तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? और फिर वो कहती है, कांग जियावे, तुम्हारा घर काफी बड़ा है ना, तो तुम गाओ ज़ेन को अपने साथ ले जा सकते हो। अगले सीन में कांग जियावे गाओ ज़ेन के साथ अपने घर में बैठा होता है और उसके डैड कहते हैं, गाओ ज़ेन, तुम उसके रिलेशनशिप में उसके साथ सोओगे? कांग जियावे पूछता है, मेरे साथ? उसके डैड जवाब देते हैं, 2 लड़कों के लिए एक बेड शेयर करना ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ सोएगा। अगले दिन शू जिंगजिंग के 2 और फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ लड़के दा पेंग के साथ फाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारे डैड का गाओ ज़ेन की मॉम के साथ अफेयर चल रहा है। शू जिंगजिंग की फ्रेंड जायो वहां आती है और उन सबको भगा देती है। ये सुनने के बाद दा पेंग जायो को पसंद करने लगता है। फिर हम शू जिंगजिंग को गाओ ज़ेन के साथ एक रेस्टोरेंट में आते हुए देखते हैं और रेस्टोरेंट का वेटर शू जिंगजिंग का डैड निकलता है। जब उसके डैड वहां आते हैं और उन्हें एक साथ देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डेट करने आए हो? वो कहती है, नहीं नहीं डैड। गाओ ज़ेन कहता है, मैं अपनी मॉम के एजेंट से बात करने आया था। और फिर उसके डैड वहां बैठ जाते हैं और उसकी मॉम की डेट के लिए अलग अलग लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन गाओशन कहता है, नहीं, ऐसे लोग मेरी मॉम को सूट नहीं करेंगे। और फिर वो उन्हें अपनी मॉम का कॉन्टैक्ट नंबर देकर चला जाता है। अगले सीन में जिंगजिंग अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग सेलिब्रेट करने के लिए सबके लिए एक पार्टी रखती है। फिर वो सब मिलकर एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। इस गेम में आपको कुछ शेयर करना होता है और अगर किसी और ने अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उन्हें एक लेमन खाना होगा। फिर सब गेम खेलना शुरू करते हैं और वो सब लेमन्स खा रहे होते हैं। अचानक शू जिंगजिंग कहती है, मेरा एक लड़के पर क्रश है। गाओशन कहता है, मेरा कोई नहीं है, और लीमन्स खाने लगता है, जिस पर सब उसे घूरते रहते हैं। फिर शू जिंगजिंग और जिंगजिंग एक साथ घर जा रहे होते हैं। शू जिंगजिंग कहती है, तुम म्यूजिक वीडियो में जरूर जीतोगी। जिंगजिंग पूछती है, क्लास में तुम्हारा किस पर क्रश है? शू जिंगजिंग कुछ नहीं कहती और चलने लगती है। जिंगजिंग पीछे से पुकारती है और कहती है, वो लड़का दाओशो ज़ेन है ना? शू जिंगजिंग वहीं रुक जाती है। जिंगजिंग कहती है, मैंने उस पर गिव अप कर दिया है। शू जिंगजिंग पीछे मुड़कर उसे देखती है और जिंगजिंग कहती है, सीरियसली? अब तुम जाओ और उसे अपना बना लो। अगले दिन शू जिंगजिंग कहीं बैठी होती है, सैड लग रही होती है और कांग जियावे उसे नोटिस करता है। वो पास आकर पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? वो उसे सब कुछ बताती है। वो कहता है, ये तो ग्रेट न्यूज है, उसने गाओ ज़ेन पर गिव अप कर दिया। वो पूछती है, उसने ऐसा क्यों किया? वो जवाब देता है, शायद उसे उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़का मिल गया है। इस पर शू जिंगजिंग इधर उधर देखने लगती है और कहती है, वो लड़का कहाँ है? वो जवाब देता है, ये कोई जोक नहीं है, वो लड़का मैं हूँ। वो जोकिंगली जवाब देती है, हाँ हाँ मुझे पता है। अगले दिन कांग जियावे अपने जन्मदिन पर सबको अपने घर इनवाइट करता है। फिर कांग जियावे शू जिंगजिंग के पास आता है और कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए अरेंज किया है, जिस पर शू जिंगजिंग हैप्पी हो जाती है। बाद में हम शू जिंगजिंग को मॉल में देखते हैं, जो कांग जियावे के लिए गिफ्ट ढूंढ रही होती है। जो बैग उसे पसंद आता है वो लिमिटेड एडिशन निकलता है और सोल्ड आउट हो जाता है, तो वो सैड फील करते हुए वापस आती है। वापस आते समय वो एक बोर्ड देखती है जिस पर एक कप कंपटीशन का जिक्र होता है, जहां प्राइज में वो बैग शामिल होता है। अगले दिन वो कांग जियावे को अपने साथ ले जाती है। शो शुरू होता है और शो का होस्ट उसका डैड निकलता है। जब उसका डैड उसे देखता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। शो शुरू होता है और पहले गेम में शू जिंगजिंग और कांग जियावे जीत जाते हैं। वो दूसरा गेम भी जीत जाते हैं, लेकिन तीसरे गेम में किसिंग इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों गेम छोड़ देते हैं। रास्ते में शू जिंगजिंग को एक फेक बैग दिखता है जो वैसा ही दिखता है जैसा वो चाहती थी, लेकिन उस पर रेनबो डिजाइन नहीं होता, तो वो उसे खरीद लेती है। घर पर वो अपने डैड से कहती है, मैंने वो शो इस बैग के लिए खेला था। फिर वो बैग पर रेनबो पेंट करने लगती है। अगले सीन में कांग जियावे के डैड उसके बर्थडे के लिए खाना बना रहे होते हैं और अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहे होते हैं, जो कहती है, मैं शादी कर रही हूँ। उसी मोमेंट कांग जियावे एंटर करता है और उसके डैड उसे देखकर जल्दी से कॉल एंड कर देते हैं। कांग जियावे कहता है, मॉम शादी कर रही हैं। उसके डैड कुछ नहीं कहते। अगले सीन में उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी के लिए उसके घर आते हैं। शू जिंगजिंग नोटिस करती है कि कांग जियावे अपसेट लग रहा है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जिंगजिंग आती है और कांग जियावे जल्दी से उसे ग्रीटिंग करने चला जाता है। शू जिंगजिंग उसे गिफ्ट देती है और कहती है, अब इसे खोलो, अंदर वही बैग होता है। उसे देखकर शू जिंगजिंग अपना गिफ्ट उठाती है और जाने लगती है। कांग जियावे उसे जाते हुए नोटिस करता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो जवाब देती है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन वो कहता है, तुम्हारे हाथ में मेरा गिफ्ट है ना? जिस पर वो जवाब देती है, नहीं, मैं गलत गिफ्ट ले आई, मैं इसे एक्सचेंज करने जा रही हूँ। वो कहता है, ठीक है, जाओ। जैसे ही वो जाने लगती है वो उसके हाथ से गिफ्ट ले लेता है, उसे खोलता है और अंदर एक वैसा ही बैग पाता है, लेकिन वो शू जिंगजिंग ने हैंडमेड बनाया था। वो कहती है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मुझे वापस दे दो। उसे हंसाने के लिए वो कहता है, मुझे ये इतना पसंद है तो बस मुझे दे दो। शू जिंगजिंग उसे गिफ्ट दे देती है। बाद में जब सब खाना खा रहे होते हैं, शू जिंगजिंग केक लेने जाती है,
लेकिन केक नीचे गिर जाता है। ये देखकर कांग जियावे भाग जाता है। सू जिंगजिंग उसके पीछे जाती है। कांग जियावे दूर बैठा होता है, बहुत सारी चीजें खा रहा होता है। सू जिंगजिंग उससे अपोलोजाइज करती है। वो एक्सप्लेन करता है, इतने सालों बाद मैंने आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। आखिरी बार जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, मैं एक बच्चा था और मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और अब मेरी मॉम फिर से शादी कर रही हैं। सू जिंगजिंग उसे कंसोल करती है, उसे रिलैक्स करने में हेल्प करती है और उसे घर ले आती है। अगले दिन जब कांग जियावे स्कूल आता है तो वो सू जिंगजिंग का बैग लाता है। टीचर उनकी क्लास में आती हैं और कहती हैं, तुम सबको फार्मिंग सीखने के लिए एक ट्रिप पर ले जाया जाएगा। ये सुनकर पूरी क्लास बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर सब ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं, कांग जियावे कहीं वीडियो बना रहा होता है। सू जिंगजिंग पीछे से आती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे और जवाब देता है, मैं एक रैप बना रहा हूँ। वो कहती है, एक रैप? और फिर वो उसे बताता है, बस यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में ट्रेनर उन्हें लकड़ी काटना सिखाता है और कांग जियावे अभी भी अपना वीडियो बना रहा होता है। एक सू जिंगजिंग उसके पास आती है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वो वीडियो में खुद को इंट्रोड्यूस करता है और सू जिंगजिंग ये सुनकर हंसने लगती है। वो गुस्से में पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो? वो कहती है, नहीं सॉरी, मैं अब नहीं हंसूंगी। फिर कांग जियावे वीडियो रिकॉर्ड करना कंटिन्यू करता है और कहता है, मॉम मैं स्मार्ट हो गया हूँ और देखो मैं स्माइल कर रहा हूँ। हम तुम्हारे बिना भी हैप्पी हैं। अब तुम अपने नए हस्बैंड की डॉटर्स के लिए खाना बनाओगी, लेकिन मेरा क्या मॉम? वो रोते हुए बात करता रहता है। कांग जियावे इतना रोने लगता है कि वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर सू जिंगजिंग भी रोने लगती है। अगले सीन में कांग जियावे एक जगह खड़ा होता है और पूरी क्लास उसे अपनी बेस्ट विशेस देने आती है। फिर सू जिंगजिंग आगे बढ़ती है, उसे बेस्ट विशेस देती है और उसे हक करती है। उसके बाद एक बच्चा पीछे से केक लाता है, जिससे कांग जियावे बहुत हैप्पी हो जाता है। वो कैंडल्स बुझाता है और बाद में कांग जियावे और सू जिंगजिंग एक साथ बैठकर खाते हैं। कांग जियावे उससे पूछता है, क्या ये सब तुमने किया? और फिर कहता है, ये पहली बार है जब मैं इतना हैप्पी हुआ हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करती हो? वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कांग जियावे पूछता है, सिर्फ एक फ्रेंड? वो जवाब देती है, और क्या? कांग जियावे कहता है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे कोई फेवर चाहिए और इसीलिए तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। इस पर सू जिंगजिंग कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? अगले सीन में सू जिंगजिंग कांग जियावे के पास आती है और कहती है, क्या तुम गाओजेन को सनराइज देखने के लिए ला सकते हो? कांग जियावे अग्री हो जाता है। उस रात जब गाओजेन वॉक के लिए जा रहा होता है, कांग जियावे उसे बताता है, आज हम सनराइज देखने जाएंगे। गाओजेन जवाब देता है, मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, और चला जाता है। सू जिंगजिंग के दूसरे फ्रेंड्स भी सनराइज देखने निकल जाते हैं। सू जिंगजिंग एक जगह बैठती है और अपना मेकअप करना शुरू कर देती है। उसी मोमेंट लाइट्स चली जाती हैं और वो अंधेरे में मेकअप करना कंटिन्यू करती है। उसके फ्रेंड्स अकेले जाने से डर रहे होते हैं। अचानक वो एक लड़की को देखते हैं और डर से चिल्लाते हैं। वो लड़की सू जिंगजिंग निकलती है, जिसने बहुत ज्यादा मेकअप लगा लिया था क्योंकि लाइट्स चली गई थी जब वो मेकअप कर रही थी। सब उस पर हंसने लगते हैं। उसे रियलाइज नहीं होता कि उसके फेस पर कितना मेकअप है, जब तक कि उसकी एक फ्रेंड उसे मोबाइल कैमरा पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाती। ये देखकर वो भाग जाती है। फिर वो कांग जियावे के पास जाती है और पूछती है, गाओजेन कहाँ है? कांग जियावे कहता है, उसने कहा कि उसके पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो चला गया। वो पूछती है, अब मैं यहाँ क्या करूं? कांग जियावे कहता है, हम एक साथ सनराइज देखेंगे। वो जवाब देती है, मैं गाओजेन के साथ देखना चाहती थी। बाद में जब वो अपनी फ्रेंड्स के पास वापस जाती है, गाओजेन भी आता है और कहता है, क्या तुम सब सनराइज देखने जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। रास्ते में एक सू जिंगजिंग कहती है, मुझे रेस्टरूम जाना है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है, नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे गोस्ट हो सकते हैं। उसी मोमेंट गाओजेन आता है। वो उसके लिए रेस्टरूम चेक करने जाता है और उसे बताता है, यहाँ कोई नहीं है, तुम रेस्टरूम जा सकती हो। उसकी फ्रेंड उसे वहीं छोड़ देती है और वो रेस्टरूम की तरफ बढ़ने लगती है। वो गाओजेन से कहती है, अपने कान बंद कर लो और गाते रहो। गाओजेन वैसा ही करता है जैसा वो कहती है। फिर सभी स्टूडेंट्स उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां से सनराइज खूबसूरती से देखा जा सकता था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि टीचर और सर भी वहां पहुंचते हैं। स्टूडेंट्स उन्हें देखकर कहते हैं, सर और मैम आप दोनों एक साथ? इस पर टीचर जवाब देती हैं, हमने देखा कि तुम सब वहां नहीं थे जहां तुम्हें होना चाहिए था, अब वापस चलो। स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, नहीं मैम, हम यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, हम सनराइज देखे बिना नहीं जाएंगे। टीचर अग्री हो जाती हैं। मॉर्निंग में सभी स्टूडेंट्स उस स्पॉट पर सो रहे होते हैं। टीचर उन्हें जगाती हैं और कहती हैं, देखो सनराइज हो रहा है। सभी स्टूडेंट सनराइज की पिक्चर्स लेते हैं और अपने अपने क्रशेस के साथ पोज करते हैं। बाद में रात में सू जिंगजिंग को एग्स की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वो उन्हें चेक करने जाती है और डिस्कवर करती है कि सारे एग्स टूट गए हैं।
वो वहां रोने लगती है और रोते हुए बारिश में वापस चलती है। जल्द ही उनके जाने का टाइम हो जाता है। सू जिंगजिंग बस में भी बहुत सैड फील करती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे हाई फीवर हो जाता है। अगले दिन सू जिंगजिंग क्लास से एब्सेंट होती है। अपनी इलनेस की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इस बीच टीचर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती हैं, तुम्हारा आर्ट फेस्टिवल फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए रेडी हो जाओ। अगले सीन में कांग जियावेई जिंगजिंग से पूछता है, तुम इतनी साथ क्यों लग रही हो? वो उसे बताती है, मैं आर्ट कल्चर फेस्टिवल में डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। इस पर वो कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम हिप हॉप डांस में पार्टिसिपेट करना चाहती हो है ना? वो सिर हिलाती है और वो कहता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस बीच गाओ जेन अस्पताल में शू जिंगजिंग से मिलने आता है और उससे पूछता है, तुम कैसी हो? वो उसका फीवर चेक करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नोटबुक लाया हूँ ताकि तुम अपना होमवर्क कर सको। कांग जियावे शू जिंगजिंग से मिलने आता है लेकिन देखता है कि गाओ जेन पहले से ही वहां है और जब वो उन्हें एक साथ हंसते हुए देखता है तो वो चला जाता है। बाद में गाओ जेन फिर से शू जिंगजिंग से मिलने जाता है जब वो सो रही होती है। उसके मुंह से ड्रूल आते देख वो उसे टिश्यू से पोंछता है। थोड़ी देर बाद शू जिंगजिंग उठती है और पूछती है, क्या मैं ड्रूल कर रही थी? क्या मैंने स्नोर किया या नींद में कुछ कहा? वो जवाब देता है, नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। गाओ जेन उसे बताता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शू जिंगजिंग जवाब देती है, हाँ बोलो। गाओ जेन कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉरगिव कर दो। तुम्हारे चिक्स ने जो ईग्स दिए थे वो मेरे डॉग ने खा लिए। उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। शू जिंगजिंग कहती है, बस इतनी सी बात? वो सिर हिलाता है, हाँ। ये सुनकर शू जिंगजिंग वहां से भाग जाती है। अगले दिन जब शू जिंगजिंग क्लास में जाती है वो कांग जियावे को कॉल करती है। तभी जिंगजिंग आती है और कहती है, कांग जियावे मुझे तुमसे बात करनी है। वो कांग जियावे को बाहर ले जाती है। जब कांग जियावे क्लास में वापस आता है शू जिंगजिंग उससे एंग्री होती है। कांग जियावे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? शू जिंगजिंग जवाब देती है, तुमने अपने सीक्रेट्स जिंगजिंग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। वो कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शू जिंगजिंग कहती है, मैंने सब कुछ सुना है। ये सुनकर कांग जियावे थोड़ा स्माइल करता है। सीन आर्ट कल्चर फेस्टिवल के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे जजेस पर शिफ्ट होता है। शू जिंगजिंग और गाओ जेन ने एक परफॉर्मेंस के लिए कोलैबोरेट किया था। जब शू जिंगजिंग की टीम की टर्न आती है तो डांस के दौरान उनका स्पीकर काम करना बंद कर देता है। वो बिना म्यूजिक के परफॉर्म करना कंटिन्यू करते हैं। हालांकि जब सिलेक्टेड परफॉर्मर्स की लिस्ट पोस्ट होती है तो शू जिंगजिंग का नाम उस पर नहीं होता। शू जिंगजिंग कहती है, ये मेरी ही फॉल्ट होगी कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई। घर जाते समय कांग जियावे उसे आवाज देता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। जब कांग जियावे उसके पास पहुंचता है तो वो आर्ग्यू करने लगती है, तुम तो अब खुश होगे कि तुम्हारी जिंगजिंग सिलेक्ट हो गई है ना? वो जवाब देता है, मुझे क्यों खुश होना चाहिए? शू जिंगजिंग बिना उसकी बात सुने चली जाती है। अगले दिन स्कूल में शू जिंगजिंग कांग जियावे से बात नहीं करती और कांग जियावे बजाय उसके दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है। आखिरकार सबकी परफॉर्मेंसेस का दिन आता है और सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, अब तुम सबको यूनिवर्सिटीज में जाना है। ये यूनिवर्सिटी फॉर्म्स है, जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है उसे चूज करो और उसमें एडमिशन लो। मैं तुम्हें एक एडवाइस भी देना चाहूंगी, जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं वो एडवांस में एडवांस क्लासेस लेना शुरू करते हैं। अगले दिन कांग जियावे जिंगजिंग के पास जाता है जो स्कूल आई होती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम साइंस चूज करोगे? जिस पे वो जवाब देता है, हाँ मैं साइंस लूंगा। अगले सीन में गाओ जेन को शू जिंगजिंग की टेबल के पास एक गिरी हुई नोटबुक मिलती है। बाद में घर पर बैठे हुए वो नोटबुक पढ़ता है और डिस्कवर करता है कि शू जिंगजिंग का उस पर क्रश है। वो हंसने लगता है। उसकी मदर अंदर आती हैं और कहती हैं, मुझे भी पढ़ने दो, ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हें हंसा रहा है? वो जवाब देता है, नहीं मुझे जल्दी से स्कूल जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, और वहां से भाग जाता है। शू जिंगजिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ चल रही होती है जब गाओ शेन आता है। उसकी 2 फ्रेंड्स चली जाती हैं और शू जिंगजिंग गाओ शेन के साथ अकेले चलने लगती है। क्लास में वो उसके साथ हंस भी रही होती है जिससे कांग जियावे को बहुत जेलस फील होता है। इस बीच टीचर क्लास में एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं। उनमें शू जिंगजिंग के सभी फ्रेंड्स के नाम होते हैं। अगले सीन में गाओ शेन शू जिंगजिंग के पास आता है और कहता है, शू जिंगजिंग आज मैं स्कूल के बाद तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूंगा। ये सुनकर कांग जियावे कहता है, मैं उसका ट्यूटर बनूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। गाओ शेन जवाब देता है, ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं वैसे भी फ्री हूँ तो मैं करूंगा। शू जिंगजिंग ये सब अपनी फ्रेंड्स को बताती है और उनमें से एक कहती है, जरूर कुछ चल रहा है इसीलिए गाओ शेन तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है। शू जिंगजिंग जवाब देती है, मुझे उससे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर हम बास्केटबॉल कोच को प्रिंसिपल से बात करते हुए देखते हैं। एक टीवी चैनल मुझसे कांटेक्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे स्कूल आना चाहते हैं
और स्टूडेंट्स रूफ टॉप पर खड़े होकर अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। प्रिंसिपल एग्री हो जाते हैं। शू जिंगजिंग गाओ शेन के साथ होमवर्क कर रही होती है जब कांग जियावे आता है। वो बैक सीट पर बैठ जाता है, उनकी कॉन्वर्सेशन सुनता है। फिर अपनी इमेजिनेशन में कांग जियावे खड़ा होता है और शू जिंगजिंग से कहता है, तुम मेरी ऑनलाइन फ्रेंड हो। जिस पर शू जिंगजिंग जवाब देती है, मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड ही माना है, मेरा प्रिंस चार्मिंग तो गाओ शेन है। सब इस पर हंसते हैं। हालांकि ये सिर्फ कांग जियावे की इमेजिनेशन होती है। रियलिटी में उसने अभी तक शू जिंगजिंग से कुछ नहीं कहा है। शू जिंगजिंग पूछती है, क्या तुम कुछ कहने वाले थे? और वो जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। अगले सीन में कांग जियावे स्कूल आता है और गाओ शेन को शू जिंगजिंग के बगल में बैठा हुआ पाता है। कांग जियावे गाओ शेन को उठाता है और खुद वहां बैठ जाता है। शू जिंगजिंग का वर्क देखने लगता है। उसकी प्रॉब्लम देखने के बाद वो कहता है, तुम्हारा सॉल्यूशन इनकरेक्ट है, ये मैथ थोड़ा डिफिकल्ट है, दूसरा मेथड ट्राई करो। शू जिंगजिंग जवाब देती है, ये मैथ बिल्कुल ठीक है, गाओ शेन ने मुझे एक्सप्लेन किया था। गाओ शेन का नाम सुनकर कांग जियावे गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमेशा गाओ शेन की बात करती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे सामने कभी गाओ शेन का नाम मत लेना। ये सुनकर एक शू जिंगजिंग क्लास से चली जाती है। बाद में शू जिंगजिंग अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बताती है। उसकी एक फ्रेंड अपने फोन को देखकर स्माइल करती है। शू जिंगजिंग पूछती है, तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रही हो? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, मैं बस अपना लेक्चर रिव्यू कर रही हूँ। जब शू जिंगजिंग और कांग जियावे क्लास में बैठे होते हैं, कांग जियावे शू जिंगजिंग से अपोलोजाइज करता है। शू जिंगजिंग कहती है, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं अपसेट क्यों हूँ या तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने गाओ शेन के वर्क की इंसल्ट की। कांग जियावे जवाब देता है, हाँ आई एम सॉरी, मैंने उसके वर्क की क्रिटिसिज्म की। शू जिंगजिंग उसे फॉरगिव कर देती है। घर पर शू जिंगजिंग को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। माय डियर शू जिंगजिंग, क्या तुम मेरा एक फेवर करोगी? मेरे पेरेंट्स से झूठ बोल दो कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। शू जिंगजिंग पूछती है, तुम कहाँ हो? उसकी फ्रेंड जवाब देती है, मुझसे अभी ये मत पूछो, और हैंग अप कर देती है। शू जिंगजिंग गाओ शेन को भी कॉल करती है। गाओ शेन कहता है, वो जरूर एयरप्लेन से जा रही होगी। वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहाँ टीचर भी आ जाती हैं। शू जिंगजिंग टीचर को सब कुछ बताती है और वो पूछती हैं, क्या तुमने पता लगाया कि वो कहाँ है? शू जिंगजिंग जवाब देती है, नहीं हमें नहीं पता। टीचर कहती हैं, ठीक है, चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। सर्च करते समय टीचर को याद आता है कि लड़की ने मेंशन किया था कि उसे एक पर्टिकुलर सिंगर बहुत पसंद है। टीचर उस सिंगर का नाम पुकारना शुरू कर देती हैं। आवाज सुनकर लड़की बाहर आती है और पूछती है, वो कहाँ है? जब टीचर उसे देखती हैं तो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, मेरे साथ घर चलो, हम अगली बार एक साथ जाएंगे और मैं तुम्हारा टिकट भी पे करूंगी क्योंकि मुझे भी वो सिंगर बहुत पसंद है। ये सुनकर लड़की बहुत हैप्पी हो जाती है। गाओ शेन और शू जिंगजिंग भी आ जाते हैं और वो सब लड़की को घर ले जाते हैं। अगले दिन जब शू जिंगजिंग कांग जियावे को आवाज देती है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। शू जिंगजिंग उसके पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हें इतनी बार बुलाया और तुमने एक बार भी नहीं सुना। वो जवाब देता है, मैंने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर रखा था। वो उसे कल जो हुआ था उसके बारे में बताने लगती है। वो इंटरप्ट करता है, मुझे तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है और तुम हेल्प के लिए मुझे कॉल कर सकती थी, लेकिन तुमने गाओ शेन को क्यों कॉल किया? वो कहती है, तुम बस जेलिश हो। वो रोड करता है, तुम हमेशा गाओ शेन के लिए वरीड रहती हो, क्या तुम्हारे पास केयर करने के लिए अपना कुछ नहीं है? गुस्से में शू जिंगजिंग चली जाती है। क्लास में शू जिंगजिंग कांग जियावे से बात करने से बचती है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एग्जाम का टाइम हो जाता है तो वो अपनी डेस्क साइड में कर लेती है। एग्जाम के बाद जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चल रही होती है, वो अपना बैग चेक करती है और कहती है, मेरी नोटबुक यहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए क्लासरूम में वापस जाती है। तभी गाओ शेन आता है और उसे नोटबुक दिखाता है। वो उससे पूछती है, क्या तुमने इसे और पढ़ा? वो जवाब देता है, हाँ। शू जिंगजिंग ये सब अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है जो उसे टीज करने लगती हैं। बाद में गाओ शेन उसे मैसेज करता है, क्या तुम कल फ्री हो? अगली मॉर्निंग शू जिंगजिंग रेडी हो रही होती है जब कांग जियावे और गाओ शेन दोनों उसे पिक करने आते हैं। वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? कांग जियावे कहता है, वो मेरे साथ स्टडी करने जा रही है। गाओ शेन जवाब देता है, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, उसे स्टडी करने की क्या जरूरत है? कांग जियावे जवाब देता है, उसे अभी भी स्टडी करने की जरूरत है। गाओ शेन काउंटर है, उसने मेरे साथ जाने का प्रॉमिस किया था। तभी शू जिंगजिंग बाहर आती है। उन्हें फाइट करते देख वो कहती है, कांग जियावे बस करो, मैं गाओ शेन के साथ जा रही हूँ। वो गाओ शेन के साथ जाने लगती है, लेकिन कांग जियावे से कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो जवाब देता है, तुम ही तो थी जिसने कहा था कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। कुछ आइटम्स खरीदने के बाद शू जिंगजिंग गाओ शेन से कहती है, अब तुम जा सकते हो, मैं अकेले चली जाऊंगी। गाओ शेन कहता है, तुम्हारे पास इतना सामान है, तुम इसे अकेले कैसे ले जाओगी? वो जवाब देती है, मुझे अकेले रहना है। अगले सीन में वो नूडल्स खा रहे होते हैं। गाओ शेन फिर से नोटबुक के बारे में बात करने लगता है। शू जिंगजिंग उसे रोकती है और कहती है, इस बारे में अब और बात मत करो, प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर गाओ शेन उसे घर ड्रॉप करता है। अगले दिन रिजल्ट्स आते हैं। इसमें द पैंग पास नहीं होता। शू जिंगजिंग अपना रिजल्ट नहीं देख रही होती है। जाओ लिस्ट में उसका नाम ढूंढ लेती है,
लेकिन उनकी एक फ्रेंड का नाम मिसिंग होता है और वो सैड फील करती है। ब्रेक के दौरान शू जिंगजिंग और उसकी फ्रेंड्स एक साथ बैठी होती हैं और उन्हें पता चलता है कि एक टीवी प्रोग्राम की टीम उनके स्कूल आ रही है। वो कह रहे होते हैं, कौन बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने दिल की बात शेयर करेगा। उसी मोमेंट दपेंग आता है और कहता है, मैं खड़ा होऊंगा। और जाओ कहती है, अगर तुम वहां खड़े होकर मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। वो जवाब देता है, फाइन। इस बीच कांग जियावे ये सब दूर से देख रहा होता है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स स्टेज के पास खड़े हो जाते हैं और एक एक करके उनकी बोलने की टर्न आती है। दपेंग ऊपर जाता है और जाओ उसे देखकर कहती है, मेरा नाम मत लेना। दपेंग गलती से उसका नाम ले लेता है और फिर ऐड करता है, मैं अपनी क्लास की एक लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, लेकिन जब भी तुम मुझे स्कूल में देखो तो मुझे स्माइल के साथ देखना। नेक्स्ट गाओ जैन की टर्न होती है। वो ऊपर जाता है और कहता है, मैं शू जिंजिंग से पूछने आया था कि क्या वो मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी चलना चाहेगी। ये सुनकर कांग जियावे वहां से चला जाता है। वे पेपर्स को एक बास्केट में डालना शुरू करते हैं और शू जिंगजिंग ये नोटिस करती है। जब शू जिंगजिंग घर आती है तो वो बास्केट से उठाया हुआ पेपर निकालती है और पढ़ती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। पेपर में उनकी सारी मेमोरीज होती हैं। इसे पढ़ने के बाद शू जिंगजिंग बहुत हैप्पी फील करती है। अगले दिन जब शू जिंगजिंग घर जाने वाली होती है, गाओ जैन पीछे से उसे आवाज देता है और कहता है, तुमने मुझे अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है, तो सोचकर जल्दी से जवाब दो। शू जिंगजिंग जवाब देती है, ओके, और चली जाती है। इस बीच कांग जियावे जिंगजिंग के साथ चल रहा होता है। जिंगजिंग कांग जियावे से कहती है, अब हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। फिर कांग जियावे को एक ईमेल आता है और वो जिंगजिंग से कहता है, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट टास्क है, और चला जाता है। वो शू जिंगजिंग की फ्रेंड से पूछता है, शू जिंगजिंग क्या कह रही है। वो जवाब देती है, वो हॉलिडेज के बाद घर चली गई। कांग जियावे रोड क्रॉसिंग पर पहुंचता है जहां शू जिंगजिंग दूसरी तरफ खड़ी होती है। वो उसे आवाज देती है और पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर वो एक होटल में बैठते हैं और शू जिंगजिंग पिंग उसका लेटर निकालती है। वो कहती है, तुमने बहुत अच्छा रिलेशनशिप लिखा है। कांग जियावे पूछता है, क्या तुमने मुझे फॉरगिव कर दिया। वो जवाब देती है, हाँ, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया है। फिर वो कहता है, तुम्हें इंटीरियर डिजाइन में जाना चाहिए। वो कहती है, मैं इंटीरियर डिजाइन में कैसे जा सकती हूँ। बाद में वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को देखती है और कहती है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं और मुझे उसके लिए ड्राइंग सीखनी है। मैं 6 महीने में ड्राइंग कैसे सीख सकती हूँ। वो ये सब कांग जियावे को बताती है। कांग जियावे कहता है, इस बारे में जाओ से बात करो। वो ड्राइंग सीखने जाती है। अगले सीन में हम शू जिंगजिंग को जाओ के साथ उसकी आर्ट क्लास में जाते हुए देखते हैं, जहां जाओ उसे बताती है, डोंट वरी, तुम सीख जाओगी। फिर वो उसे टीचर के पास ले जाती है और टीचर उसे एडमिशन फॉर्म देती है। एडमिशन फॉर्म की फी 10,000 होती है। उसे देखकर शू जिंगजिंग कहती है, 10,000? टीचर कहती हैं, हाँ, इसे सिंगल पेमेंट में सबमिट करना होगा। जब वो घर पहुंचती है तो वो कांग जियावे को कॉल करती है और उसे बताती है, वे 10,000 की फी चार्ज करते हैं। कांग जियावे कहता है, अपने पेरेंट्स से बात करो, देखो कि क्या वो तुम पर इन्वेस्ट करेंगे। वो अपनी मॉम और डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग परस्यू करना चाहती हूँ। उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें इस फील्ड में नहीं भेजना चाहता। ये सुनकर शू जिंगजिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सिर्फ 10,000 की बात है और आप मुझे वो भी नहीं दे सकते। लेकिन शू जिंगजिंग की मॉम उसे शांत कर लेती हैं। इसके बाद अपने रूम में बैठकर शू जिंगजिंग सोचने लगती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसे कराटे याद आता है और वो उस जगह जाती है जहां उसने बचपन में सीखा था। वो पूछती है, मैंने आपके पोस्टर पर देखा कि आपको एक टीचर की जरूरत है। और वो जवाब देते हैं, तुम थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि सुबह एक लड़का पहले ही आ गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गाओ जैन होता है। गाओ जैन उसे बताता है, क्या तुम एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो। वो कहती है, हाँ, मुझे एडमिशन लेना है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कहती है, हाँ, मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। वो कहता है, ओके, चलो जॉब के पैसे हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं, मुझे वैसे भी छोटे बच्चों को सिखाना नहीं आता। शू जिंगजिंग हैप्पी फील करती है। अगले दिन शू जिंगजिंग कांग जियावे को पुरसाती है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और गाओ जैन भी वहाँ है। कांग जियावे बहुत अपसेट फील करता है। क्लास के बाद शू जिंगजिंग जियाओ के साथ बात कर रही होती है जब टीचर अंदर आते हैं। शू जिंगजिंग जियाओ से पूछती है, ये कौन है। जियाओ कहती है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्लास में एंटर करने के बाद टीचर शू जिंगजिंग के साथ हार्श हो जाते हैं और उसके बनाए हुए स्केच का मजाक उड़ाते हैं। शू जिंगजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से चली जाती है। घर जाते समय शू जिंगजिंग फोन पर कांग जियावे से बात कर रही होती है। कांग जियावे उससे पूछता है, क्या तुम गाओ जैन के साथ घर जा रही हो। वो जवाब देती है, नहीं, मैं गाओ जैन के साथ नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर वो प्रिटेंड करता है कि वो जिंगजिंग के साथ है और फिर दोनों एक दूसरे को फेक पिक्चर्स भेजकर जेलस फील कराने की कोशिश करते हैं। कांग जियावे अपने डैड के साथ बैठा होता है और उसके डैड उससे पूछते हैं, आजकल तुम्हारे मूड्स इतने क्यों चेंज हो रहे हैं, क्या तुम्हें लव हो गया है। ये सुनकर कांग जियावे अपने डैड से कहता है, डैड, आप हर चीज को लव क्यों समझते हैं।
अगले सीन में दापंग गाओ जेन के पास आता है और कहता है, ब्रदर। गाओ जेन जवाब देता है, मुझे ब्रदर मत बुलाओ। दापंग पूछता है, क्यों? अगर मैं तुम्हें ब्रदर बुलाता हूं तो क्या गलत है? तभी उनके पेरेंट्स बाहर से एंटर करते हैं और बात कर रहे होते हैं, हमारी वेडिंग में ब्राइड्समेड और बेस्ट मैन कौन होगा? गाओ जेन और दापंग खड़े होते हैं और कहते हैं, हम होंगे। फिर वो सू जिंगजिंग और जियाओ को इस बारे में बताते हैं और दापंग उनसे पूछता है, तुम दोनों हमारी ब्राइड्समेड्स क्यों नहीं बन जाती? दोनों इस बात पर एग्री हो जाती हैं। फिर जियाओ और सू जिंगजिंग को फ्लावर गर्ल ड्रेस में देखा जाता है जो बहुत क्यूट लग रही होती हैं और चारों एक साथ एक पिक्चर लेते हैं। कांग जियावे जो अपनी क्लास में होता है चारों की पिक्चर देखता है और गुस्से में खड़ा रहता है। सोचता है वो उनकी ब्राइड्समेड्स कैसे हो सकती हैं। टीचर उससे पूछते हैं, कांग जियावे तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है, मेरे पेट में दर्द है। फिर वो भाग जाता है और बाद में वो सू जिंगजिंग को कॉल करता है और कहता है, तुम फ्लावर गर्ल कैसे बन सकती हो? तुम्हारे पास इसके लिए टाइम भी नहीं है। अगले सीन में बच्चों को कराटे सिखाने के बाद सू जिंगजिंग गाओ जेन के साथ बैठती है और वो एक साथ गाते हैं ताकि वो वेडिंग में परफॉर्म कर सकें। कांग जियावे शू जिंगजिंग की पिक्चर्स देखता है जो उसने एक जगह से पोस्ट की होती हैं और वो पिक्चर में जगह का नाम पड़ता है। फिर हम शू जिंगजिंग और गाओ जेन को देखते हैं जो एक साथ सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कांग जियावे उसी जगह पहुंचता है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढने के बाद वो एक स्पॉट पर पहुंचता है और सोचता है कि ये एक शू जिंगजिंग और गाओ जेन है, लेकिन वो टीचर और सर निकलते हैं। कांग जियावे ये कहते हुए चला जाता है, आप दोनों ऐसे ही रहिए। सर उसे रोकते हैं और टीचर का हाथ पकड़कर कहते हैं, हम एक रिलेशनशिप में हैं और तुम्हें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कांग जियावे कहता है, आप दोनों हैप्पी रहिए और वहां से भाग जाता है। फिर हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहां उनके पेरेंट्स रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। फिर उनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस शुरू होती है और सब एक एक करके गाने लगते हैं। इस सॉन्ग के दौरान दोनों लड़के अपने साथ खड़ी लड़कियों का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जब गाओ जेन शू जिंगजिंग का हाथ पकड़ने लगता है, कांग जियावे आता है और शू जिंगजिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ गाने लगता है। अगले दिन शू जिंगजिंग की फ्रेंड कांग जियावे को एक मैसेज भेजती है, शू जिंगजिंग इज मिसिंग। मैसेज देखने के बाद वो अपनी क्लास से भाग जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां शू जिंगजिंग होती है। शू जिंगजिंग कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कांग जियावे कहता है, मैंने तुम्हारी सारी पोस्ट देखी हैं और तुम इस दिन यहाँ आती हो तो मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गया। शू जिंगजिंग कहती है, मेरा अभी घर जाने का मन नहीं है। कांग जियावे कहता है, तुम्हें घर कौन ले जा रहा है? चलो खेलते हैं। वो एक गेम खेलना शुरू करते हैं। फिर शू जिंगजिंग एक छोटे बच्चे को वाटरमेलन लेते हुए देखती है तो शू जिंगजिंग कहती है, मुझे भी वो चाहिए। कांग जियावे कहता है, मैं अंदर से ले आता हूँ। वो बैठकर एक साथ खाते हैं। कांग जियावे कहता है, तुम गाओ जेन को हर रोज देखती हो। शू जिंगजिंग कहती है, तुम जिंगजिंग के साथ सब कुछ करते हो, खाना पीना और सब कुछ। कांग जियावे कहता है, मैंने उस बारे में झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो कहती है, तुमने तो मुझसे बात भी नहीं की। कांग जियावे कहता है, तुमने कभी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। फिर कांग जियावे कहता है, नाइस टू मीट यू। शू जिंगजिंग पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है, तुम मेरी ऑनलाइन फ्रेंड हो। ये सुनकर शू जिंगजिंग उसका हाथ मिलाती है और कहती है, नाइस टू मीट यू टू। अगले दिन टीचर उन्हें बताती हैं, तुम सबकी लास्ट पार्टी आने वाली है और तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी एक को जरूर आना है। ब्रेक के दौरान शू जिंगजिंग कहती है, मुझे नहीं लगता मेरे डैड आएंगे क्योंकि मैं उनसे एंग्री हूँ। फिर सेरेमनी का दिन आता है जहां सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं। शू जिंगजिंग के घर से कोई नहीं आया क्योंकि उसके पेरेंट्स बिजी थे। तभी शू जिंगजिंग के डैड को दिखाया जाता है जिनका सेरेमनी में आते समय कार एक्सीडेंट हो जाता है। वहां सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से गिफ्ट्स रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन शू जिंगजिंग के घर से कोई नहीं आता। ये देखकर वो चली जाती है। जाते समय उसे गाओ जेन और कांग जियावे देख लेते हैं। कांग जियावे और गाओ जेन दोनों शू जिंगजिंग को गिफ्ट देने जाते हैं। शू जिंगजिंग एक कैट के साथ खेल रही होती है। कांग जियावे उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसी मोमेंट गाओ जेन आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक ग्रेट ऑथर के नॉवेल्स लाया हूँ। शू जिंगजिंग दोनों से गिफ्ट लेती है और कहती है, थैंक्स। फिर कांग जियावे चला जाता है। जब शू जिंगजिंग घर जा रमरेस होती है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं, सॉरी मैं तुम्हारी सेरेमनी के लिए लेट हो गया। शू जिंगजिंग अपने डैड को वहीं छोड़ देती है। कांग जियावे ये सब देख रहा होता है। जब उसके डैड जा रहे होते हैं, कांग जियावे उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? उसके डैड उसे सब कुछ बताते हैं और कांग जियावे पूछता है, क्या शू जिंगजिंग को पता है कि आप उसके लिए पेंट्स लाए हैं? उसके डैड जवाब देते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके लिए पेंट्स लाया हूँ? कांग जियावे कहता है, मैंने आपको शॉप पर देखा था। उसके डैड कहते हैं, नहीं उसे नहीं पता और मैं आज लेट हो गया क्योंकि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कांग जियावे कहता है, तो लेट होने में आपकी फॉल्ट नहीं है? उसके डैड कहते हैं, शू जिंगजिंग ये नहीं समझेगी। फिर कांग जियावे शू जिंगजिंग के पास जाता है और कहता है, तुम अपने डैड से एंग्री क्यों? ये उनकी फॉल्ट नहीं है,
वो जवाब देती है ये उनकी ही फॉल्ट है। इसके बाद जब वो घर जाती है तो वो पेंट्स देखती है जो उसके लिए खरीदे गए थे, और जब सू जिंगजिंग उन्हें देखती है तो उसकी मॉम और डैड उन पर पिलोज रखने लगते हैं। सू जिंगजिंग की मॉम चली जाती हैं और वो अपने डैड से सॉरी कहती है, मैंने आपको गलत समझा। फिर वो उन्हें एक ड्रिंक देती है। उसके डैड कहते हैं मेरा ड्रिंक पीना और तुम्हारा मिल्क पीना गलत है। सू जिंगजिंग कहती है डैड मुझे अभी होमवर्क भी करना है। फिर उसके डैड उसके इंटीरियर डिजाइन कोर्स के लिए भी एग्री हो जाते हैं। अगले दिन क्लास में जाने के बाद उन्हें टेस्ट शीट्स मिलती हैं और सू जिंगजिंग के स्कोर्स लो होते हैं। टीचर उसके पास आती हैं और कहती हैं इट्स ओके, ये सिर्फ एक टेस्ट है। इस बीच कांग जियावे अपनी क्लास में बैठा होता है, सू जिंगजिंग की क्लास को देख रहा होता है। गाओ ज़ेन सू जिंगजिंग को बताता है कि उसे आई लेजर सर्जरी करानी है और क्लास के बाद वो उसके साथ जाती है और कहती है तुम्हें अपनी मॉम को सच बता देना चाहिए। लेकिन गाओ ज़ेन कहता है मेरी मॉम कभी एग्री नहीं करेंगी। इस बीच कांग जियावे जिंगजिंग को मैसेज करता है मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ। वो जवाब देती है क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम क्यों चेंज करना चाहते हो? तुम चेंज कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मुझे पता है कि तुम किसे पसंद करते हो और वो मैं नहीं हूँ। जिसे तुम पसंद करते हो वो एक सू जिंगजिंग है। अगले दिन जब कांग जियावे क्लास में एंटर करता है तो वो सू जिंगजिंग को सोते हुए देखता है और उसके बगल में बैठ जाता है। उसी मोमेंट गाओ ज़ेन पीछे से आता है और दोनों को एक साथ बैठे देख ब्लाइंड होने का प्रिटेंड करता है और कांग जियावे के पास आता है। ये देखकर कांग जियावे उठता है और उसे घूरने लगता है। फिर वो अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। टीचर आती हैं और अनाउंस करती हैं कांग जियावे ने अपनी क्लास चेंज कर ली है, उसने अब आर्ट्स टीम क्लास ज्वाइन कर ली है। जब सू जिंगजिंग पानी लेने बाहर जाती है कांग जियावे उसे फॉलो करता है। सू जिंगजिंग उससे पूछती है तुमने अपनी क्लास क्यों चेंज की? कांग जियावे कहता है मैं तुम्हें ये कल बताने वाला था लेकिन तुम किसी और के साथ बाहर चली गई। वो जवाब देती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? मैं उसके साथ उसकी आई लेजर सर्जरी कराने गई थी। उसी मोमेंट गाओ ज़ेन आता है और कहता है सू जिंगजिंग क्या तुम मेरे होमवर्क में हेल्प कर सकती हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और वो पूछता है मुझे स्कूल के बाद कहीं जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कांग जियावे कहता है सू जिंगजिंग को बॉदर मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर वो उसे वॉशरूम भी ले जाता है। क्लास में वापस आकर वो उसका होमवर्क करता है लेकिन पेपर पर बस लाइंस ही खींची होती हैं। और फिर ब्रेक के दौरान वो उसे फिर से टीज करता है, उसकी साइड से कुछ फूड लेकर ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सच में नहीं देख सकता। गाओ ज़ेन उसे पता नहीं चलने देता कि वो देख सकता है और जब वो उसे घर ले जाने लगता है तो वो उसे पानी के ऊपर से गुजारता है, ये होप करते हुए कि इस बार सच सामने आ जाएगा। फिर भी गाओ ज़ेन उसे फील नहीं होने देता कि वो देख सकता है। बाद में कांग जियावे सू जिंगजिंग के पास जाता है और पूछता है कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी? वो ऐड करता है एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी है लेकिन वहाँ के सभी स्टूडेंट्स आर्ट्स में बहुत स्किल्ड हैं। सू जिंगजिंग पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ये नहीं कर सकती। कांग जियावे कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। इसके बाद कांग जियावे टीचर के पास जाता है और कहता है टीचर मैं हाई रैंक यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ, मैं लो रैंक यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। टीचर पूछती हैं तुम वहाँ क्यों जा रहे हो और क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? वो जवाब देता है हाँ उन्हें पता है। फिर कांग जियावे सू जिंगजिंग को कहता है मैंने लो रैंक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया है। सू जिंगजिंग एक्सप्लेन करना शुरू करती है और कहती है तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। वो कहता है नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स का आर्ट बेहतर है। सू जिंगजिंग कहती है जब तुमने ये कल कहा था तो मैंने सोचा था कि तुम जोक कर रहे हो लेकिन तुमने मेरी तरफ से इसे बहुत सीरियसली ले लिया। और वो जाने लगती है। फिर दापंग गाओ ज़ेन के पास आता है और कहता है मैंने अपने कानों से सुना है कि कांग जियावे और सू जिंगजिंग की फाइट हुई है, अब तुम्हारे पास उसे अपनी साइड में लाने का चांस है। फिर हम सू जिंगजिंग को देखते हैं और गाओ ज़ेन उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो आगे कुछ नहीं कहता। ये सब पीछे से कांग जियावे सुन रहा होता है। दापंग कहता है जो तुम कहना चाहते हो वो तुम यहाँ स्कूल में नहीं कह सकते। और ये सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट में गाओ ज़ेन कहना शुरू करता है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। तभी कांग जियावे सू जिंगजिंग की फ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है वो गाओ ज़ेन के साथ क्यों गई और उनके बीच क्या हुआ। वो जवाब देती है मुझे कैसे पता होगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो ऐड करती है मुझे इतनी देर से कॉल मत करो, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार गाओ ज़ेन के साथ अकेले गई है, मैं तुम्हें बता दूंगी कि उनके बीच क्या हुआ। वो कहता है ओके थैंक यू, मैं तुम्हें फिर कॉल नहीं करूंगा। अगली मॉर्निंग सू जिंगजिंग को दिखाया जाता है और कांग जियावे उसके पास आता है और कहता है मैंने वो गलती से कह दिया था, मुझे फॉरगिव कर दो। सू जिंगजिंग वहां से चली जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कल तुम दोनों के बीच क्या हुआ। सू जिंगजिंग रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ वो सब बताने लगती है, जहां गाओ ज़ेन ने उससे पूछा था मैंने तुम्हारी सारी नोटबुक्स पढ़ी हैं, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। सू जिंगजिंग कहती है इस नोटबुक के बारे में भूल जाओ, मैंने ये तब लिखा था जब मेरा तुम पर क्रश था, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती थी लेकिन अब हम फ्रेंड्स बन गए हैं।
फिर गाओ जेन उससे पूछता है, तुमने इस नोटबुक में मेरे बारे में लिखना क्यों बंद कर दिया? वो कहती है, शायद क्योंकि कॉन्ग जियावे आ गया और मैं उसके साथ फाइट करने में बहुत बिजी हो गई। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, तुम उसे सच में पसंद करती होगी, तो तुमने उसे ऐसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? वो कहती है, एक बार कॉन्ग जियावे ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फीलिंग्स एक गटर की तरह हैं। ये सुनने के बाद सू जिंगजिंग वहां से चली जाती है। अगले सीन में कांग जियावे और गाओ शेन को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। गाओ शेन खुद लेग बेस उठाकर उसे देता है और कहता है, पिछली बार तुमने इसे उठाया था। वो जवाब देता है, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मेरा मतलब है तुम सब कुछ देख सकते हो। फिर वो कहता है, ये फाइट सिर्फ शू जिंगजिंग के लिए है ना? अब से तुम्हें क्लास के बाद उसकी केयर करनी होगी। अगले सीन में गाओ शेन शू जिंगजिंग को बताता है, आंसर ये होगा और ये इस मेथड से होगा। शू जिंगजिंग उसे देखने लगती है। गाओ शेन उससे कहता है, क्या तुमने सोचा था कि कल जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा? वो कहती है, हाँ। गाओ शेन कहता है, मैं वैसा नहीं हूँ, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। कांग जियावे ये सब विंडो से देख रहा होता है। सोचता है, गाओ शेन ने मुझसे क्या कहा था और अब वो क्या कर रहा है? उसी मोमेंट शू जिंगजिंग की फ्रेंड पीछे से आती है और कहती है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहता है, मुझे क्या सेलिब्रेट करना चाहिए? वो कहती है, शू जिंगजिंग ने गाओ शेन को रिजेक्ट कर दिया और अब वो उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही है। ये सुनकर कांग जियावे उसे थैंक यू कहता है और टीचर के पास भागता है। टीचर, क्या मैं अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता हूँ? टीचर कहती हैं, तुमने अपना डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, और हैप्पी हो जाती हैं। कांग जियावे फिर शू जिंगजिंग के पास जाता है और कहता है, मैं टीचर के पास अपना यूनिवर्सिटी फॉर्म चेंज करने गया था। वो कहती है, तुमने अपना माइंड इतनी जल्दी चेंज कर लिया, तुम्हें लोअर रैंक यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें गाओ शेन के साथ नहीं देख सकता। अगर तुम जाओगी तो तुम मेरे साथ जाओगी। और वो उसे एक यूएसबी ड्राइव देकर चला जाता है। घर पर शू जिंगजिंग यूएसबी को लैपटॉप में प्लग करती है और उसे देखने लगती है, जिसमें कांग जियावे अपोलोजाइज करता है। ये सब पढ़ने के बाद शू जिंगजिंग बहुत हैप्पी होती है। अगले दिन जब शू जिंगजिंग आर्ट क्लास के बाद अपनी फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है, जियाओ कहती है, तुम कांग जियावे से बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम अपने डेज क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम स्कूल के बाद उससे नहीं मिल पाओगी, तो अभी उससे बात करो। शू झांग कहती है, मेरा उससे बात करने का मन नहीं है। अगले दिन जब कांग जियावे शू जिंगजिंग के पास आता है तो वो उसे इग्नोर करती है। गाओ जेन कांग जियावे को एक्सप्लेन करने लगता है, तुम्हें एक शू जिंगजिंग के साथ गेट अलोंग करना होगा और किसी तरह उसे बेटर फील कराना होगा। बाद में शू जिंगजिंग की आर्ट क्लास में वो 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करती है और जियाओ 88 स्कोर करती है, लेकिन वो हैप्पी नहीं होती। वापस रास्ते में जियाओ कहती है, मुझे अभी याद आया, कांग जियावे ने तुम्हारे लिए कार्ड्स भेजे थे। शू जिंगजिंग कार्ड लेती है और कांग जियावे के पास जाती है। फिर दोनों घर जा रहे होते हैं, बात करते हुए और एक दूसरे से अपने टेस्ट के बारे में पूछते हैं। उसी मोमेंट वो उसी क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं जहां पहले गलत टाइम पर क्रॉस करने से उनका एक्सीडेंट हुआ था। फाइट करते करते वो क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक ऑफिसर उनके पास आता है, उन्हें फ्लैग देने के लिए रेडी होता है। वो कहता है, तुम दोनों ने रूल्स तोड़े हैं। उसी मोमेंट एक बच्चा लाइन क्रॉस करता है और शू जिंगजिंग उसे रोकती है। वे दोनों बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, क्या टीचर ने तुम्हें लाइन क्रॉस ना करना नहीं सिखाया? वे बच्चे को फ्लैग देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब कांग जियावे घर पहुंचता है, उसके डैड कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक मेड हायर की है, मैं कुछ दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ। और जाते जाते वो कांग जियावे को हग करते हैं। कांग जियावे कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप वापस नहीं आएंगे। अगले सीन में शू जिंगजिंग उससे पूछती है, तुम बाहर क्यों खा रहे हो? वो कहता है, मेरे डैड एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और जो मेड उन्होंने हायर की है वो खाने में बहुत ज्यादा चिली डालती है और मैं चिली नहीं खा सकता। शू जिंगजिंग हंसने लगती है और फिर दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जब वो क्लास पहुंचते हैं, गाओ जेन अपनी सीट से उठता है और कहता है, अब तुम कांग जियावे के साथ बैठोगी? मैंने टीचर से बात की और मुझे विंडो सीट पसंद है, तो मैं वहां मूव हो जाऊंगा। अगले दिन शू जिंगजिंग कांग जियावे के लिए खाना लाती है और कहती है, मेरी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। फिर हमें कांग जियावे के डैड को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर कहते हैं, आपको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो डॉक्टर से कहते हैं, मेरा बेटा 12वीं ग्रेड में है, मैं नहीं चाहता कि उसकी स्टडीज डिस्टर्ब हो, मेरे तो कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। अगले दिन चारों फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां जियाओ कहती है, यहाँ एक ट्री है जहां अगर तुम कोई विश करो तो वो सच हो जाती है। कांग जियावे रात में वहां पहुंचता है और शू जिंगजिंग को लोकेशन भेजकर आने के लिए कहता है। शू जिंगजिंग आती है और पूछती है, तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए आए हो? वो कहता है, नहीं, मैं अपने लिए आया हूँ। शू जिंगजिंग भी उसके साथ ऊपर चली जाती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें नीचे आने के लिए कहता है।
सू जिनजिंग कहती है, मैं सिर्फ ऊपर जा सकती थी, मुझे नीचे जाने से डर लगता है। फिर पुलिस अधिकारी उन्हें सीढ़ियों से नीचे ले जाता है। सू जिनजिंग फिर से कांग जियावे के लिए खाना लाती है और पूछती है, तुम्हारे डैड कब आएंगे? वो उसे बताता है, वो 1 महीने में वापस आ जाएंगे। सू जिनजिंग हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो अगले 1 महीने तक कांग जियावे के लिए खाना लाएगी। अगले दिन सू जिनजिंग बहुत सैड होती है। सू जिनजिंग के रिजल्ट्स आते हैं और वो पास होकर बहुत हैप्पी होती है। वो स्कूल जाकर अपने रिजल्ट्स कांग जियावे को दिखाती है, जो कहता है, तुम्हें फाइनल्स में और हार्डवर्क करने की जरूरत है, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। फिर सू जिनजिंग के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि कांग जियावे उनके घर रहेगा। सू जिनजिंग कांग जियावे को ये बताती है और वो हैप्पी हो जाता है। वो फिर सू जिनजिंग के घर आता है। रात में जब सू जिनजिंग सो रही होती है, सू जिनजिंग के डैड बार बार उसके रूम में आते हैं। उसकी मदर कहती हैं, बस करो, बच्चों को फ्री रहने दो। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, हम एक लड़की और एक लड़के को अकेले नहीं छोड़ सकते। अगले दिन सू जिनजिंग के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, क्या तुमने कभी कांग जियावे के साथ कोई रोमांटिक मोमेंट स्पेंड किया है? वो उन्हें कुछ बातें बताती है। वो दोनों कहते हैं, नहीं, ये उतना रोमांटिक नहीं है। सू जिनजिंग गुस्से में चली जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है और पता चलता है कि कल वैलेंटाइंस डे है। अगले दिन कांग जियावे के डैड अपनी एक्स वाइफ को सब कुछ बता देते हैं और वो उनसे मिलने आती है। कांग जियावे अपनी कुछ चीजें लेने के लिए अपने घर आता है और वहां अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर उसे उसके डैड के बारे में बताती हैं। वो अपने डैड से मिलने भागता है और उन्हें एनकरेज करता है, आप ठीक हो जाएंगे। फिर वो अपनी मॉम के साथ अपनी चीजें लेने सू जिनजिंग के घर आता है, सबको गुड बाय कहता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन गाओ जेन अपना रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं निकल रहा होता। सू जिनजिंग आती है और उसकी हेल्प करती है। उसे बताती है कि वो फर्स्ट आई है। ये देखकर दोनों हैप्पी हो जाते हैं। अगले दिन कांग जियावे एग्जाम देने जा रहा होता है। जब टीचर आती हैं और कहती हैं, तुम्हारे डैड बहुत सिक हैं, वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है। डॉक्टरों से बताते हैं कि उसके डैड सीरियस कंडीशन में है। सू जिनजिंग भी कांग जियावे के लिए बहुत वरीड होती है। कांग जियावे की मदर उसे बताती हैं, जब तुम्हें अपने डैड के बारे में नहीं पता था, सू जिनजिंग को पता था, उसने तुम्हारे डैड की बहुत केयर की। कांग जियावे सू जिनजिंग के पास आता है और उसे बहुत कुछ कहता है, तुम्हें पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर वो सू जिनजिंग को छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में कांग जियावे की मदर उसके पास आती हैं और वो उनसे कहता है, अब आप क्यों आई हैं, और खुद को रूम में लॉक कर लेता है। उसकी मदर उससे प्लीड करती हैं और वो आखिर में एग्री हो जाता है और उन्हें हक करता है। कांग जियावे क्लास में आने के बाद वो अभी भी सू जिनजिंग को इग्नोर करता है। उसकी टीचर उसे बताती हैं, तुम सू जिनजिंग से बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे डैड के लिए किया, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। अगले दिन कांग जियावे के डैड की हेल्थ और बिगड़ जाती है और वो पास अवे हो जाते हैं। जब सू जिनजिंग को पता चलता है तो वो कांग जियावे के घर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो पेपर छोड़कर चली जाती है। कांग जियावे अपनी मदर के साथ इंग्लैंड जा रहा होता है। वो सू जिनजिंग की दी हुई हर चीज पैक कर रहा होता है, उसे याद करते हुए जब वो सबको पीछे छोड़कर जा रहा होता है। गाओ जेन क्लास के बाहर खड़ा होता है जब वो कांग जियावे को उसकी मदर के साथ देखता है। सू जिनजिंग कांग जियावे का नाम सुनकर डाउनस्टेयर्स जाती है। उसकी मदर उन्हें अकेला छोड़ देती हैं, लेकिन कांग जियावे उसकी तरफ नहीं देखता और चला जाता है। जब सू जिनजिंग घर पहुंचती है तो उसकी मदर उसे बताती हैं, तुम्हारे लिए एक बॉक्स आया है। सू जिनजिंग बॉक्स खोलती है और वो कांग जियावे की तरफ से होता है, एक लेटर के साथ। लेटर में कांग जियावे अपोलोजाइज करता है, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जब तक तुम्हें ये बॉक्स मिलेगा मैं जा चुका हूँगा। बॉक्स में कांग जियावे की बुक्स और नोटबुक भी होती हैं जो वो यूज करता था। अगले दिन एग्जाम से पहले स्कूल में लास्ट डे होता है। टीचर सबको गुड बाय कहती हैं। सभी स्टूडेंट्स टीचर के लिए रोने लगते हैं और फिर वो फोटोज लेते हैं। एग्जाम शुरू होते हैं। एग्जाम्स के कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आते हैं और सू जिनजिंग अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स घर के कपड़ों में स्कूल जाते हैं। टीचर आती हैं और फिर कांग जियावे आता है सबको सरप्राइज करते हुए। कांग जियावे सू जिनजिंग के पास जाता है और उससे कुछ कहता है। उसी मोमेंट सभी स्टूडेंट्स शोर मचाने लगते हैं। फिर पता चलता है कि ये एक ड्रीम था और ये सीन उनके ग्रेजुएशन के बाद का है। जब सू जिनजिंग उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बताती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो ऑफिस जाती है और अपने बॉस से कहती है, मेरा लैपटॉप चोरी हो जाने के बाद मैं कैसे वर्क करूंगी। वो उसे अपना लैपटॉप देता है और फिर दोनों मीटिंग रूम में जाते हैं जहां वो कांग जियावे से मिलते हैं जो अभी अभी अब्रॉड से लौटा है। सू जिनजिंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वॉशरूम भाग जाती है। उसका बॉस कांग जियावे को बताता है उसके घर में चोरी हो गई थी और शायद वो उसी वजह से गई थी। जब सू जिनजिंग वापस आती है कांग जियावे उससे पूछता है, तुम्हारे घर से क्या चोरी हुआ? वो उससे बात नहीं करती और उठकर चली जाती है। अगले दिन कांग जियावे अपने घर की डिजाइनिंग के लिए आता है, लेकिन वहां सू जिनजिंग की जगह कोई और लड़की होती है।
तो वो सू जिंगजिंग के पास जाता है, लेकिन वो उसे डांटती है और चली जाती है। फिर कांग जियावे गाओ जेन के पास जाता है, जो अब एक पुलिसमैन बन गया है। उसकी गर्लफ्रेंड भी पुलिस में काम करती है। वो कांग जियावे को बताती है, हमने सू जिंगजिंग की चोरी हुई सारी चीजें लौटा दी हैं, लेकिन वो अभी भी वो डॉग टॉय मांग रही है जो तुमने उसे दिया था। अगले सीन में सू जिंगजिंग एक बार में अल्कोहल पी रही होती है। जब कांग जियावे आता है तो उसकी 2 फ्रेंड्स चली जाती हैं। कांग जियावे आता है और सू जिंगजिंग कहती है, तुम क्यों आए हो? तुमने मुझे 4 साल तक ब्लॉक करके रखा। कांग जियावे कुछ कहने लगता है, लेकिन वो सो जाती है। वो उसे घर छोड़ देता है। अगली मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, इस घर के आइडियाज मेरे डैड ने मेरे साथ शेयर किए थे, प्लीज ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। सू जिंगजिंग एग्री हो जाती है और उसके घर जाती है। कांग जियावे अपोलोजाइज करता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। सू जिंगजिंग को बुरा लगता है। जैसे ही वो जा रही होती है, उसे टीचर का मैसेज मिलता है जिसमें सबको स्कूल आने के लिए कहा गया होता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट स्कूल जाते हैं। दापंग भी जियाओ के साथ होता है। फिर एक ड्रामा के लिए एक सीन शूट हो रहा होता है, जहां एक लड़की को वही डायलॉग्स कहने होते हैं जो सू जिंगजिंग ने कहे थे जब कांग जियावे जा रहा था। लेकिन लड़की की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो सू जिंगजिंग कहती है, क्या मैं इसकी जगह कह सकती हूँ? वो फिर आती है और उन्हीं फीलिंग्स के साथ कांग जियावे को जाने से रोकने की कोशिश करती है। कांग जियावे पीछे से आता है और सबके सामने सू जिंगजिंग को प्रपोज करता है और उसे हक कर लेता है। सब उनके लिए क्लैप करते हैं। कांग जियावे कहता है, अब बस एक चीज बची है। सू जिंगजिंग पूछती है, क्या? फिर वो उसे किस करता है और यहीं हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।